हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय फिजिक्स क्लास। और आज की क्लास में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम थोड़ी सी आज सर्कुलर मोशन की बात शुरू करेंगे। और आपने अपने सीनियर से सुना ही होगा कि सर्कुलर मोशन का भी एक सीनियर होता है और सर्कुलर मोशन के सीनियर को बोलते हैं रोटेशन। और रोटेशन बड़ा टफ चैप्टर होता है, जेईई में एडवांस में उसमें अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड सो ऑन। सर्कुलर मोशन एक तरीके से रोटेशन की, आई विल नॉट से कि स्टार्टिंग है, लेकिन रोटेशन के जो बीज बोए जाते हैं वो अल्टीमेटली सर्कुलर मोशन चैप्टर से ही शुरू होते हैं। तो देयरफॉर ये वाला चैप्टर बड़े अच्छे से केयरफुली अटेंड करना। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी कर दिया, ऐसी सर्कुलर मोशन को मैंने दो अलग अलग सेक्शंस में ब्रेक डाउन कर दिया है। सबसे पहले वी विल फर्स्ट ओनली टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। रिमेंबर, काइनेमेटिक्स में हम कोई फोर्स की, एनर्जी की, इन सब की डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, हम खाली पार्टिकल के पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं और ये देखते हैं कि टाइम के साथ साथ ये तीनों कैसे चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स एक बार देख लेंगे, तो उसके बाद मैंने दूसरा सेक्शन एक और क्रिएट किया है जिसको हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोलते हैं और वो आपका न्यूटन्स लॉ के साथ में आता है। तो देयरफॉर अभी सबसे पहले तो हम काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं। देखो, काइनेमेटिक्स में अगेन एज यूजुअल यू नो वेरी वेल, जैसे हमने काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन देखा था, कुछ वैसे ही यहाँ पे भी चीजें बेसिक डेफिनेशन से शुरू होंगी, सिंपल सिंपल चीजें एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। जैसे याद करो कि अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चलता था तो उसकी पोजीशन को हम लेटर एक्स से डिनोट करते थे, वेलोसिटी को dx by dt बोलते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बिल्कुल सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है कि अगर मान लो सपोज कोई पार्टिकल है और कोई पार्टिकल अगर इस तरीके से मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जनरली बेटर ये रहता है कि उसके सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं लोग, और इस तरीके से अगर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान से देखना ये चीज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल कवर्ड होता है उसको ये लोग बाय कन्वेंशन थीटा बोलते हैं और इसको ये पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन बोलते हैं। ये छोटा सा कन्वेंशन है जो जनरली यूज होता है, ऑल्दो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 8th स्टैंडर्ड में किसी ने आपको बताया होगा कि राइट साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। लेकिन आगे चल के 11th में आपको पता चला होगा कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है इस कन्वेंशन को लेके, बिकॉज जनरली हम अपने हिसाब से जैसा इंपॉर्टेंट, जैसा अपने हिसाब से कन्वीनियंट होता है, वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पे भी अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो अगर नॉर्मल कन्वेंशन देखो तो ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और अगर सेम मान लो जैसे कोई पार्टिकल 30 डिग्रीज इधर चला गया है तो हम ये बोलेंगे कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो -30 डिग्रीज होगा। तो ये नॉर्मल कन्वेंशन है, लेकिन आगे चल के कई सारी प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ा बहुत हायर लेवल पे, जैसे बीटेक लेवल पे अगर थोड़ा बहुत इसे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट फिर भी इस लेवल पे हम जनरली ये मानेंगे कि ये साइड का पॉजिटिव एंगुलर पोजीशन होता है और उल्टे साइड में नेगेटिव एंगुलर पोजीशन होता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन पार्टिकल की डिनोट करी जाती है थीटा से। और आगे देखो, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन के केस में पोजीशन के बाद अगली चीज आती थी डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बजाय उसका भाई आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है कि अगर मान लो पार्टिकल लेटर से कि अपना पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद हम इसको दोबारा देखते हैं और ये देखते हैं कि फाइनली ये यहाँ से मान लो 30 डिग्रीज के एंगल के ऊपर पाया जाता है। तो आप ये बोल दोगे कि इस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट +30 डिग्रीज हो गया है। प्लस किस लिए? बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो पॉजिटिव 30 डिग्रीज इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा अपने कन्वेंशन के हिसाब से। ये अगर प्लस माइनस के चक्कर में ना पढ़ना चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। और अगर मान लो इधर लेटर से 70 डिग्रीज चला जाता है तो इसको -70 डिग्रीज बोल दो या 70 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल दो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एक बात तो ये है। दूसरा, आपको याद होगा कि जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे थे तो वेक्टर्स में मैंने आपको एक चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बताई थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी कभी वेक्टर भी हो जाता है, उसको आप वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो वो चीज हमने वहां पे डिटेल में देखी थी एंड आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि अगर वो चीज थोड़ा बहुत भूल गए हो या इन द वर्स्ट केस ओमिट करके डायरेक्टली यहां पहुंच गए हो, तो वो वेक्टर्स में जाके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इन चीजों का जो थोड़ा वेक्टर नेचर होता था, आई विल सीरियसली से कि उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना। यहाँ पे मैं रिजल्ट बस थोड़ा सा वापस आपको बता देता हूँ। वहां पे हमने देखा था कि अगर किसी भी पार्टिकल का बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने देखा था कि इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को आप
वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन अगर इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, प्रॉपर है, मतलब फाइनाइट है, दैट इज 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 40 डिग्री है, एनीथिंग लाइक दैट, इनफाइनाइटेसिमल को छोड़ के कुछ भी नॉर्मल वैल्यू अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो आप उसे बिल्कुल वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। और बाकी हमने वेक्टर नेचर के बारे में काफी डिटेल में वहां पे बात करी थी, जो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस वाली स्टेज के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था। तो वहां पे मैंने ये चीज आपको जरूर बोली होगी वेक्टर्स के टाइम पे कि अगर ये डिस्कशन वेक्टर नेचर वाला अगर आप अभी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते हो तो उसको बाद में कर लेना, और अगर आपने बाद में करने के लिए छोड़ा था तो ये ध्यान रखना कि सर्कुलर मोशन में डिटेल में जाने से पहले जो वेक्टर्स वाला चैप्टर है उसमें थोड़ा सा वापस जाओ, और वेक्टर नेचर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो चीजें थी उनको एक बार हल्का सा देख लो, हल्का सा क्या मतलब अच्छे से देख लो, और फिर उसके बाद आप वापस यहाँ पे आ जाना। बट अगेन मूविंग फॉरवर्ड, हमारा बेसिक छोटा सा पॉइंट ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर इनफाइनाइटेसिमल है तो वेक्टर है, और अगर इनफाइनाइटेसिमल नहीं है तो सिंपली इसको डेल्टा थीटा से डिनोट कर देंगे और इसे बिल्कुल वेक्टर्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। और आगे देखो, इसके बाद आप देख लो डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है डेफिनेशन वेलोसिटी की, और यहां पे भी वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। सी यू नो वेरी वेल दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। अब इधर अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये भी हमने देखा था कि अगर डी थीटा को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जा सकता है तो डी थीटा बाई डी टी को भी वेक्टर होगा, यानी कि ओमेगा को भी एक तरीके से आप वेक्टर की तरह ट्रीट करोगे। ऑल्दो आई विल स्टिल से कि 99.9% प्रॉब्लम्स में हम ओमेगा को मतलब स्केलर की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ज्यादा वेक्टर में नहीं जाएंगे, बिकॉज जेई लेवल पे ही रहना है अपने को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे जरूर इसके वेक्टर नेचर की इंपॉर्टेंस आती है। जेई में भी क्वेश्चंस पूछे इसके ऊपर तो थोड़ा सा देख लोगे तो बेटर रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हम ओमेगा का वेक्टर नेचर जेई लेवल पे नहीं देखते हैं। सी ओमेगा या डी थीटा के वेक्टर नेचर की डिटेल में बात तब होती है जब हम 3D रोटेशन की बात करते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक सा जा रहा हूं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। सी जो हम रोटेशन अभी देख रहे हैं जिसमें रोटेशन पूरा का पूरा एक प्लेन में हो रहा है, इसमें आप देख लो कि अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा है तो इसमें ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन आपका जेड एक्सेस के अलोंग होने वाला है। इसी तरीके से अगर रोटेशन मान लो सपोज किसी दूसरे प्लेन में होता, अगर मान लो एक्स जेड प्लेन में होता, कौन से एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होती है वाई एक्सेस, तो उस केस में ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन आपका वाई एक्सेस के अलोंग होता। तो आप ये देखो कि जैसे 8th 9th में आपको वन डायमेंशनल मोशन पढ़ाने से शुरू करते हैं, उसी तरीके से 11th में जो सर्कुलर मोशन आपको पढ़ाया जाता है, आई शुड से 11th एज वेल एज 12th जेई लेवल पे जो आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाते हैं, ये वन डायमेंशनल सर्कुलर मोशन होता है। ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये प्लेनर सर्कुलर मोशन होता है। कोई भी चीज अगर एक प्लेन में मूव कर रही है तो उसका ओमेगा वेक्टर वगैरह जो भी होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट विल बी अ सिंगल लाइन। लेकिन अगर सोच के देखोगे कोई चीज अगर अजीब से 3D में रोटेट कर रही है, आई विल शो यू, ऐसे ऐसे करके कुछ भी अजीब सा रोटेशन हो रहा है अगर मान लो, तो यू कैन सी इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज द रोटेशन हैज टू बी सिंपल, लाइक जैसे व्हील का रोटेशन होता है ऐसा सिंपल रोटेशन जरूरी नहीं है। कुछ भी अजीब से 3D रोटेशन हो सकते हैं। अजीब से 3D रोटेशन में अगर आप देखोगे तो उस रोटेशन का कुछ कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में भी होगा, कुछ वाई जेड प्लेन में भी होगा, और कुछ जेड एक्स प्लेन में भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ऐसे रोटेशन की ओमेगा वेक्टर का एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट होते हैं, हो सकते हैं, और इसको बोलते हैं 3D रोटेशन। और अच्छी बात यह कि डिटेल्स ऑफ 3D रोटेशन आर आउट ऑफ योर जेई कोर्स। आपके कोर्स में स्ट्रिक्टली जेई का अगर आप ब्रोशर उठा के देखोगे तो ब्रोशर में क्लियरली लिखा है कि प्लेनर रोटेशंस आपके कोर्स में है। ऑल्दो वो थोड़ा कभी कभी इसको सुपरसीड कर जाते हैं, जैसे एक आध बार इन्होंने क्वेश्चन दिया है जिसमें कोन था, वो कोन अजीब तरीके से रोल कर रहा था, तो वो थोड़ा सा कभी कभी प्लेनर रोटेशन के बियॉन्ड जाके भी क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हम भी थोड़ा सा प्लेनर रोटेशन के बियॉन्ड जाके कुछ थ्योरी देखेंगे जरूर, लेकिन बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। और मेनली ज्यादातर अपने कोर्स में हम वन डायमेंशनल रोटेशन या प्लेनर रोटेशन ही देखने वाले हैं। और आप खुद भी सोचो कि अगर 8th और 9th में आपको खाली वन डायमेंशनल मोशन पढ़ाया था तो वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज वेक्टर्स की जरूरत तो तब होती है ना जब 2D 3D मोशन आता है। अगर वन डायमेंशनल मोशन नहीं है तो खाली प्लस माइनस साइन कन्वेंशन बना लो तो काम हो जाएगा, आपको पैरेललोग्राम वगैरह की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
तो सेम वे यहां पे भी आप देखोगे कि जब तक प्लेनर रोटेशन की बात चलती है, अगर मान लो ऐसा होता है कि स्ट्रिक्टली जेई वाले प्लेनर रोटेशन से ही क्वेश्चन दे रहे होते हैं, तो मैं आपको ओमेगा के वेक्टर नेचर के बारे में बताता ही नहीं, ये आपको बीटेक लेवल पे जाके जो प्रॉफ्स है आईआईटी के वो बताते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो आई नीड माय स्टूडेंट्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ध्यान रखना कि ओमेगा के वेक्टर नेचर का जो प्रॉपर यूज होता है वो आपके 2D या 3D रोटेशंस में होगा, लेकिन जब तक आप वन डायमेंशनल या प्लेनर रोटेशन में रहोगे तब तक ओमेगा का खाली प्लस माइनस देख लोगे तो काम चल जाएगा। जनरली एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा को हम पॉजिटिव मानेंगे और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मानेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगा तो, और अगर किसी प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो हम इस कन्वेंशन को भी छोड़ के सिंपल तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो ये अच्छी बात है, बिकॉज मैंने देखा है कई बार बच्चे ना ओमेगा के वेक्टर नेचर से बड़ा डरते हैं, सर भूत आ गया, क्या हो गया, ओमेगा का वेक्टर नेचर आ गया। थोड़ा होता भी कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू विजुअलाइज, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में इसका यूज नहीं होगा। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इस गुड न्यूज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैं ओमेगा को सिंपली ऐसे ही लिख दूंगा डी थीटा बाई डी टी, वेक्टर उड़ा दूंगा ऊपर से और ज्यादातर हमारा काम इस तरीके से चल जाएगा। और आगे देखो, अब ओमेगा को भी अगर आप एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हो तो एक्सेलरेशन आ जाता है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वही आपका नीचे है, एंगुलर एक्सेलरेशन को ये लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, तो अल्फा इज रिटन एज d omega by dt. It is not written, in fact it is defined as d omega by dt. और यहां पे भी अल्फा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट हमारा अगर वेक्टर नेचर का किसी प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे। और बाकी वो सब ध्यान रखना कि जो वन डायमेंशनल मोशन में खेल खेले थे वो सब यहाँ खेल सकते हो। जैसे अब डी ओमेगा बाई डी टी है, इसको आप लिख दो डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, याद करो जैसे एक्सेलरेशन में हम एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला डिराइव करते थे ना, वी डी वी बाई डी एक्स, वो सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो। यू विल सी कि ये जो सेकेंड वाला टर्म है ये हो जाएगा ओमेगा, और इसको आगे लिख दो और टी ओमेगा बाई डी थीटा और आ जाएगा यू। तो जैसे वन डायमेंशनल मोशन में हम एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स लिख देते थे, वैसे ही यहाँ पे v की जगह ओमेगा आ जाता है और x की जगह थीटा आ जाता है। तो अगर रिक्वायरमेंट है किसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वगैरह के किसी क्वेश्चन में, तो आप चाहो तो अल्फा को भी डेफिनेशन को ट्विस्ट करके आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो सिंपल है, यू कैन सी दैट नाइस एंड सिंपल थिंग्स आर देयर टिल नाउ। तो ये तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। और इसके साथ साथ अगेन आई विल रीटरेट कि वेक्टर नेचर का हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट ज्यादातर टॉप स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर भी रिकमेंड करता हूं कि वेक्टर नेचर को आप अभी से अच्छे से देखते हुए चलो तो आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर मान लो वेक्टर्स में आपने वेक्टर नेचर ऑफ ओमेगा डी थीटा और अल्फा को बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं देखा था, तो नाउ आई विल से कि वो वीडियो लेक्चर जो था उसको एक बार दोबारा अच्छे से स्टडी कर लो। और यहाँ पे एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग बोरिंग आई विल अगेन रीटरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की अगर मान लो सपोज है कि रेगुलर क्लास होती तो उसमें जो पुरानी चीज कवर करी गई थी वो अगर आपने उस समय नहीं समझा था तो उसको दोबारा रिविजिट करने का एब्सोल्युटली कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब होता है बट वो होता है कि फिर आप एक साल की ड्रॉप लो आगे चल के, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो जो सेक्शंस में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था या भूल भी गए हो अगर मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड रिवाइज अप दोस सेक्शंस। तो चलो और आगे चलते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा सर्कुलर मोशन को भी अब आगे डिवाइड करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे सी सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का सबसे इजी पार्ट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन इन वन डायमेंशन था, उसका सबसे सिंपल पार्ट क्या होता था जो 8th स्टैंडर्ड में शुरू करते थे। 8th स्टैंडर्ड में आप याद करो, आपको बताया होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम व्हिच इज वैलिड ओनली व्हेन द स्पीड इज और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी जैसे वहां पे यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन होता था उसी तरह से यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जिसमें पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, और ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो उसकी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड भी होगी। तो जहां पे पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से चलता है दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बड़ी सिंपल सी बात है, सी वैसे तो हमने देखा था कि ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, लेकिन डी थीटा को लिख दो आप ओमेगा डी टी, दोनों साइड कर दो इंटीग्रेट। तो यू कैन इजीली सी दैट
जो चेंज इन एंगल होगा, वैसे तो देखो चेंज इन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से डिनोट करना चाहिए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे विल कीप द थिंग सिंपल और नोटेशन हम थीटा यूज कर लेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू इंटीग्रल dt। नोट केयरफुली कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तभी ये इंटीग्रल के बाहर जा सकता है, एंड वंस यू डू दैट ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो जैसे वहां होता था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे यहां हो जाता है एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल सा केस बन जाता है, किसके लिए ध्यान रखना, खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए चलेगा। और इसी तरीके से आप देख लो आगे कि इसी से एक छोटा सा रिजल्ट हम और डिराइव कर सकते हैं। सी किसी भी सर्कुलर मोशन में एक फुल सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको ये लोग टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आप देख लो कि फुल सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है कि ये जो थीटा है ये थीटा हो जाएगा 2 पाई। तो खुद ही देख लो कि थीटा को अगर आप 2 पाई डाल देते हो यहाँ पे, इसको अगर आप 2 पाई डाल देते हो तो आपको पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो रीअरेंज कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा टाइम पीरियड का डेफिनेशन। छोटा सा बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि आगे चल के एक चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम, उसके अंदर भी आप देखना कि ये जो सेम रिजल्ट है t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये आगे चल के हम देखेंगे कि एसएचएम का भी टाइम पीरियड अल्टीमेटली यही आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये दो तो बड़ी सिंपल चीजें हैं। और आगे देखो थोड़े से एग्जांपल्स देख लो। सी ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी अभी देखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे इनफैक्ट आप याद करके देखो, जब हम मोशन इन वन डायमेंशन देख रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख रहे थे, तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी देखा था कि ज्यादातर तो इजी क्वेश्चंस होते हैं बट कुछ खेल वहां पे भी खेले जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखना कि हम शुरू तो सिंपल क्वेश्चन से करेंगे बट वी कैन ऑलवेज मेक सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। जैसे अभी आप देखो कि मान लो सपोज एक सिचुएशन देखते हैं कि एज यू कैन सी इन दिस फिगर मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक ग्रीन कलर से दिखाया है मैंने, दूसरा रेड कलर से। ये दोनों मान लो सपोज एक सर्कल के अराउंड घूम रहे हैं, और बाकी आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों अलग अलग एंगुलर स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मान लो ये ओमेगा 1 इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड से जा रहा है, ये ओमेगा 2 इक्वल टू 6 रेडियंस पर सेकेंड से जा रहा है सपोज। और अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेंगे। तो देख लो बड़ी सिंपल सी बात है, कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे उसको निकालने का देखो एक बेसिक तरीका तो ये है कि आप ऐसा देख लो कि इस वाले की एंगुलर स्पीड इस वाले की एंगुलर स्पीड से 3 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जितने टाइम में अपना ये वाला पार्टिकल एक एंगल थीटा कवर करेगा, उतने टाइम में अपना दूसरा वाला पार्टिकल इसका 3 गुना एंगल कवर करने वाला है, 3 थीटा एंगल कवर कर लेगा एक तरीके से। तो देयरफॉर और एंड यू कैन आल्सो सी कि कोलिजन तब होगा जब ये दोनों सेम पॉइंट के ऊपर होंगे। सेम पॉइंट का मतलब है दैट थीटा प्लस 3 थीटा शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो देयरफॉर पूरी फिगर में आप देख लो कि अल्टीमेटली इट्स वेरी इजी टू सी कि कोलिजन आपका इस पॉइंट के ऊपर होगा, पी के ऊपर, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अगर ये थीटा है और ये 3 थीटा है तो ये सब मैच 360 डिग्रीज तभी होगा जब थीटा आपका 90 डिग्रीज होगा। तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये अगर ये आपके पॉइंट पी के ऊपर टकराने वाले हैं, और पी तक पहुंचने में अपने किसी भी एक पार्टिकल को देख लो कितना टाइम लगेगा। अगर फर्स्ट पार्टिकल को देखता हूं तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ना ओमेगा दिया है आपको 2, और ध्यान से देखो कि फर्स्ट पार्टिकल ने एंगल कितना कवर किया है, एंगल कवर किया है पाई बाय 2। ये ध्यान रखना कि थीटा आपको रेडियंस में रखना है, डिग्रीज में मत रख देना। पूरे सर्कुलर मोशन में जो ये थीटा रहेगा ये हमेशा आपका रेडियंस के अंदर रहेगा। तो जरा इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो टी हो जाएगा आपका पाई बाय 4, दैट इज 3.14 अपॉन 4 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। ये आपके पास टाइम ऑफ कोलिजन आ जाएगा। सिंपल है। या ऐसे भी कर सकते हो जैसे हम थोड़ा सा रिलेटिव मोशन लगाते थे ना वन डायमेंशन में, कि अगर दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक की स्पीड 2 है दूसरे की 6 है अगर मान लो, तो इसका मतलब है कि एक को रोक दोगे तो इफेक्टिवली अपने को ऐसा दिखेगा कि दूसरा 2 + 6 यानी 8 से आ रहा है। वो सेम चीज अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते थे कि अगर एक को रोक दो तो उसको लगेगा एक तरीके से कि जो दूसरा पार्टिकल है वो
एंगुलर स्पीड 8 रेडियंस पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और पूरा सर्कल मार के आएगा, ग्रीन वाला पार्टिकल और रेड वाले पार्टिकल को हिट कर देगा। तो जो हम रिलेटिव मोशन लगाते थे, कुछ कुछ उस टाइप के आइडियाज लगा के भी आप चाहो तो आराम से प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन इजीली सी कि वन डायमेंशनल आपका ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अभी तक तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं है। और आगे देखो, और आगे चलते हैं। सी नेक्स्ट एग्जांपल में आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट अर्थ एंड इट्स सैटेलाइट्स एंड एवरीथिंग। सी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल्दो एस्ट्रोफिजिक्स थोड़ी सी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन होता है या अर्थ के अराउंड जो मून का मोशन होता है या अर्थ के अराउंड जो उसके सैटेलाइट्स का मोशन होता है, अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का, ये सब आपका रफली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है ना। डोंट टेल मी दैट कि सर केपलर ने कहा था कि अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। बिल्कुल कहा था, आई टोटली एक्सेप्ट दैट, कन्फेस दैट, लेकिन वो ऑर्बिट हल्का सा ही एलिप्टिकल होता है, रफली सर्कुलर ही होता है। और तो यहाँ पे अगर मान लो सपोज हम सर्कुलर ही मान लेते हैं, तो अर्थ का मोशन या उसके अराउंड के सैटेलाइट्स का मोशन, इन सब में सर्कुलर मोशन के आइडियाज लगा लगा के छोटी बड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती है। जैसे अभी आप देखो, यहां तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे। सेम अपने को ये दिया है दैट देयर इज अ सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज रोटेटिंग वेस्ट टू ईस्ट। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात है, सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है विद अ टाइम पीरियड ऑफ 10 आवर्स, ये दिया है आपको। ठीक है, अभी t इक्वल टू 0 के ऊपर अगर वो दिल्ली पे था, दिल्ली मतलब कि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर था अगर मान लो, तो कितने टाइम बाद ये वापस सेम पॉइंट के ऊपर दोबारा आएगा। सेम अगर ऐसा होता कि अर्थ स्टेशनरी होती, अर्थ अगर खुद रोटेट नहीं कर रही होती, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर 10 आवर्स है तो ऑब्वियसली वो 10 आवर्स के बाद एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके वापस सेम पॉइंट पे आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि उतने टाइम में अर्थ भी रोटेट कर जाएगी, तो देयरफॉर जो दिल्ली था वो दिल्ली, सैटेलाइट तो वापस आएगा लेकिन उतने टाइम में दिल्ली वहां से निकल जाएगा। तो देयरफॉर अगर सैटेलाइट को अर्थ के ऊपर वापस आना है तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन होंगे वो देखते हैं। सी इसमें थोड़ा सा एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट लगेगा ना। ज्योग्राफी कहाँ से आ गई एकदम से, बड़ी मुश्किल से, तो 9-10 से मैं पीछा छूटा था सोशल स्टडीज से, बट थोड़ा थोड़ा आती रहेगी। जैसे फिजिक्स में अभी आगे चल के देखना कि आपको अर्थ का रोटेशन कैसे होता है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ये थोड़ी बहुत डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में बहुत काम आती है, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है या ईस्ट टू वेस्ट होता है। अर्थ का रोटेशन अगर आप देखोगे तो वेस्ट से ईस्ट साइड में होता है। कैसे? सी ये तो आप सबने सुना होगा कि जो सूरज है, जो सन है, वो ईस्ट से राइज करता है। तो अगर सन ईस्ट से राइज होके वेस्ट की तरफ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सन अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, सी सन तो अपनी जगह एक तरह से स्टेशनरी है, एक्चुअली तो अर्थ रोटेट करती है। तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि कोई चीज लेफ्ट से राइट जा रही है तो इसका मतलब है कि अगर वो स्टेशनरी है तो आप एक्चुअली उसका उल्टा जा रहे होगे। सेम चीज यहां पे भी है कि अगर मान लो सन अपने को दिखता है कि ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जाता है तो उसका मतलब ये है कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट हो रही है। तो ये छोटा सा रिजल्ट है, थोड़ा सा मैंने समझा भी दिया है, बट ये ध्यान रखना कि अर्थ का जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अर्थ का रोटेशन होता है वेस्ट से ईस्ट और अर्थ का टाइम पीरियड तो होता है 24 आवर्स, ये तो अपने को पता ही है। अब अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम में अगर आप देखोगे तो अर्थ और सैटेलाइट दोनों सेम तरीके से रोटेट कर रहे हैं। तो अगर मान लो सपोज मैं अर्थ का टॉप व्यू टाइप का ले लेता हूं, ये जो येलो सर्कल मैंने बनाया है ये एक तरह से अर्थ का, मैं अर्थ और सैटेलाइट को बिल्कुल ऊपर से देख रहा हूं, तो ये दोनों के दोनों अगर सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं, अर्थ भी और सैटेलाइट भी। अब अगर अपने को ये चाहिए कि ये सैटेलाइट वापस सेम पॉइंट पे कब आएगा, तो मान लेते हैं अर्थ की एंगुलर स्पीड ω1 है, सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड ω2 है। नोट केयरफुली कि अर्थ को तो सेम पॉइंट पे घूम के आने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट फास्ट है, ये सैटेलाइट 10 मिनट में, 10 आवर्स के अंदर ही वापस आ जाता है। तो इसका मतलब है कि क्लियरली सैटेलाइट की ओमेगा अर्थ की ओमेगा से ज्यादा है। तो अभी हम अगर मान लो सपोज अर्थ के ऊपर बैठे हैं, अर्थ के ऊपर बैठ के देखते हैं, तो हमें क्या लगेगा कि भाई अर्थ तो स्टेशनरी है और जो सैटेलाइट घूम रहा है, ये सैटेलाइट घूम रहा है आपका ω2 माइनस ω1 की स्पीड से। सैटेलाइट विल बी रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ω2 माइनस ω1। तो सबसे पहले जरा ω1 और ω2 की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। देखो ω1 मतलब अर्थ का जो होगा
एंगुलर स्पीड, ये हो जाती है एंगल कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। नोट दैट 24 घंटे के अंदर अर्थ पूरा 360 डिग्री रोटेट करती है, मतलब 2 पाई का एंगल कवर करती है। तो ओमेगा 1 विल बी दिस, ओमेगा 2 विल बी सिमिलरली 2 पाई डिवाइडेड बाय 10। तो देयरफॉर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 10 माइनस 2 पाई बाय 24, और इसको हम ओमेगा बोल देते हैं। तो हमने एक तरह से ये निकाल लिया कि अगर हम अर्थ के ऊपर बैठ के देखते हैं तो हमें ये दिखेगा, दिल्ली के ऊपर अगर कोई बंदा बैठ के देख रहा है तो उसको ये लगेगा कि सैटेलाइट मेरे ऊपर से इतनी एंगुलर स्पीड से निकल गया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और अब आप देख लो कि ये सब करने का फायदा ये होगा दैट नाउ यू कैन से दैट अर्थ इज स्टेशनरी, और अगर अर्थ स्टेशनरी है तो सैटेलाइट को घूम फिर के अगर दिल्ली के ऊपर वापस आना है तो इसको कितना का एंगल कवर करना पड़ेगा, वही 2 पाई एंगल कवर करना पड़ेगा। तो देयरफॉर अभी अपने को अगर ये चाहिए कि ये सैटेलाइट कितने टाइम बाद वापस आ जाएगा, तो हम बस अब इसमें सिंपल सा काम अपना करके खत्म कर देंगे दैट एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा की जगह हम ये डाल देते हैं 2 पाई बाय 10 माइनस 2 पाई बाय 24। ठीक है, बस सिंपल सा आगे कैलकुलेशन है 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 24, और ये कैलकुलेशन मैं हमेशा की तरह आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ये बात है। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो। और आगे देखते हैं इफ देयर इज एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सी, एक बार जरा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो, मजेदार है। इसलिए आई विल से कि एक बार जरा इसको पहले खुद से आप अटेम्प्ट करके देखना, बन जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो सपोज अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर देती है तो डे और नाइट का ड्यूरेशन क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, जैसे आपको ये पता होगा कि जैसे सन है, मान लो सपोज लेट्स से इफ माय थंब इज सन और ये अर्थ है, तो हमें पता है कि अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो एक बार 24 घंटे में अगर रोटेट करने वाली है तो यू विल सी कि लगभग अगर आप देखोगे तो 12 आवर्स में 12 आवर्स तक एक साइड आपका सामने रहता है, अगले 12 आवर्स तक वो साइड पीछे चला जाता है, उसके ऊपर डार्कनेस आ जाती है। तो इसलिए देखोगे तो रफली 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स का नाइट होता है अर्थ के अपने रोटेशन की वजह से। और अगर अर्थ का अपना रोटेशन बंद हो जाए तो जनरली सबसे पहला आंसर तो यही दिमाग में आता है कि अगर अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन बंद हो जाएगा तो एक साइड के ऊपर परमानेंट दिन रहेगा और दूसरे साइड के ऊपर परमानेंट रात हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली देखो अगर इतना आसान होता तो मैं इस क्वेश्चन को देता ही नहीं। इट्स नॉट द राइट आंसर। द करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट द होल थिंग विल बी लाइक दिस कि अपने को यह भी कंसिडर करना पड़ेगा कि अर्थ खाली अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करती है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है। तो जैसे अगर मान लो सपोज ये अर्थ का ऑर्बिट है और सेंटर के ऊपर है सन, ठीक है, अभी मैं अर्थ भी बना देता हूं ब्लू कलर से, लेटर से, ये अर्थ है और अर्थ का एक साइड है जिस साइड इंडिया है उसको मान लो मैं ऐसे शेड कर देता हूं और दूसरा साइड जिस साइड यूएस वगैरह होंगे उसको मान लो मैं खाली ऐसे ही छोड़ देता हूं। सी, मान लो सपोज अर्थ अगर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद भी कर देती है। सी, नाउ लुक वेरी केयरफुली एट दिस पेन कि आप ये देखो कि अगर ये बीच में सन है और अगर अर्थ ऐसे रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ ऐसे जा रही है, यो ऐसे, ये आपका जो मोशन मैं आपको दिखा रहा हूं ये मोशन ऐसा है जिसमें अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है। तो यू विल सी कि इस पेन का शुरू में अगर आप देखोगे तो इस पेन का ये वाला साइड सन को फेस कर रहा है, लेकिन जब मैं इस पेन को ऐसे रख देता हूं तो पेन का दूसरा वाला जो साइड है जिधर से मैंने पकड़ा है वो वाला साइड अगर आप देखोगे तो वो अब सन को फेस कर रहा है। ये सेम चीज अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर बना के दिखाता हूं तो यू विल सी कि अर्थ अगर मान लो सपोज अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करती है, सिर्फ ऐसे ऐसे जाती है, तो अगर रोटेशन बंद हो जाता है खाली रिवॉल्यूशन होता है तो ये होगा, इस तरीके से होगा। नोट केयरफुली कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों हो रहे हैं, ये वाले रोटेशन में और ये वाले रोटेशन में फर्क है, इन दोनों में काफी फर्क है। बिकॉज अगर मैं ये वाला रोटेशन करता हूं ऐसे तो ये प्योर एक तरीके से आपका रोटेशन खत्म कर दिया मैंने, खाली रिवॉल्यूशन हो रहा है।
और अगर ऐसे करता हूं तो यू कैन सी कि इसमें आपका रिवॉल्यूशन भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो साथ में चीज रोटेट भी कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो देयरफॉर अगर आप अर्थ के अपनी एक्सिस के अबाउट के रोटेशन को बिल्कुल खत्म कर देते हो तो इस तरीके का मोशन होगा। एंड यू कैन क्लियरली सी कि अगर इंडिया में अभी अगर आप देखोगे, इस टाइम देखोगे तो अगर दिन है, तो जब अगली पोजीशन में पहुंच जाओगे तो यहां पे बिल्कुल बढ़िया वाली रात हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स ये पूरा का पूरा टाइम लगेगा दिन से रात में कन्वर्ट होने में, या अगर आप देखो तो आधा साल मतलब 6 महीने दिन रहेगा और 6 महीने रात रहने वाली है अगर अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन बंद कर देती है। थोड़ा सा आई विल गिव इट टू यू एज अ होमवर्क में भी कि पोल्स के ऊपर अगर आप देखो, आपने सुना होगा कि पोल्स के ऊपर रफली 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वो इसी इफेक्ट से आता है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी और होती है, बिकॉज उसमें वो भी होता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट 23.5 एंगल डिग्रीज के ऊपर टिल्टेड है, तो उसका भी इफेक्ट होता है। उसकी वजह से कुछ वो सिचुएशन आती है कि पोल्स के ऊपर आधे साल तक दिन रहता है और आधे साल तक रात रहती है। अभी उसमें नहीं जाएंगे, वो आप थोड़ा सा खुद ही सोचना। यहाँ पे ये एक छोटा सा सिंपल सा आइडिया था जो हमने देखा। और आगे देखो, और दूसरी बात अभी सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, विद व्हाट टाइम पीरियड शुड अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस सो दैट एक साइड में हमेशा दिन रहे और दूसरे साइड में हमेशा रात रहे। सी अब ये आप देखो कि अगर मान लो सपोज इस पेन को मैंने ऐसे होल्ड किया, यहां पे सन है और ये पेन की टिप जो है, ये टिप मान लो इंडिया है। अब अगर आपको इंडिया में हमेशा दिन चाहिए तो आप देखो अगर ऐसे रोटेशन होता है, लुक केयरफुली, इस तरीके से अगर रोटेशन हो रहा है तो इंडिया विल ऑलवेज बी फेसिंग सन। अगर इसी को मैं स्क्रीन पे बना दूंगा तो स्क्रीन के ऊपर ये दिखेगा कुछ इस तरह से। लेट मी रिमूव द ओल्ड फिगर। अगर स्क्रीन के ऊपर मैं बना दूं तो ये दिखेगा ऐसे। अगर ये सिचुएशन होती है, ऐसा रोटेशन होता है, तो अर्थ का एक साइड अगर आप देखोगे तो हमेशा वही साइड है जो सन को फेस करेगा। और इसके लिए अब आप देखो कि अर्थ का सेंटर जब इधर से इधर आया, 90 डिग्री रोटेट किया या रिवॉल्व करा एक तरीके से, तो अर्थ ने अगर 90 डिग्री का रिवॉल्यूशन लिया है, तब आप देखो कि अर्थ इस वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन में आ गई है। सो लुक केयरफुली कि अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन में आओगे, मान लो एक क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल को आपने मान लो इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन में कर दिया, तो इसका मतलब है कि क्रिकेट बॉल को आपने वही 90 डिग्री रोटेट किया है, तभी जो शेडेड साइड है वो लेफ्ट साइड से नीचे आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो रोटेशन हुआ है वो भी 90 डिग्री का हुआ है और रिवॉल्यूशन हुआ है वो भी आपका सेम टाइम में 90 डिग्रीज का ही हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि जितने टाइम में या जैसे जिस रेट से अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अगर उसी रेट से अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट धीरे 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 रोटेट करते रहे, तो ये वाला फेस हमेशा सन के सामने रहेगा। और यू नो वेरी वेल कि अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वो रफली आपका 365 डेज होता है। तो उस 365 डेज में ही अगर अर्थ एक बार पूरा अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर जाए, तो ये सिचुएशन आएगी कि अर्थ का खाली एक सरफेस होगा जो सन को हमेशा फेस करेगा, वहां हमेशा दिन रहेगा, और जो दूसरा साइड होगा उसके अंदर हमेशा रात रहने वाली है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है वो अगर अप्रोक्सीमेटली 365 डेज हो जाए, तो जो इन्होंने प्रॉब्लम में बोला है वो कंडीशन आपकी 100% अटेन हो जाएगी। ये बात है। सो दिस वाज, यू कैन इजीली सी कि है सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही। अभी हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों में तो गए नहीं है, लेकिन यहां पे भी अगर आप देखो तो कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं और इनफैक्ट बहुत कुछ और किया जा सकता है। अगर आप इसमें 3D वीडी में विजुअलाइज करो तो अर्थ के सन के रोटेशन रिवॉल्यूशन को लेके काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और आगे देखते हैं और क्या होता है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं सर्कुलर मोशन का, और हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। पढ़ लो एक बार। बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बड़ा प्रैक्टिकल सा भी क्वेश्चन है। जैसे आइडिया ये है कि अपने पास एक व्हील है जिसके अंदर हमने ऐसे कुछ स्पोक्स बना रखे हैं, जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उसके अंदर ऐसे तीलियां टाइप की होती हैं। तो ये मान लो सिचुएशन है और यू कैन इजीली सी कि 45 डिग्रीज के ऊपर मैंने स्पोक्स लगा रखे हैं इस तरीके से। व्हील रोटेट कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर आप व्हील को रोटेट करोगे तो व्हील आपको नॉर्मली तो ऑब्वियसली रोटेट करता हुआ दिखेगा, बट हम इस व्हील की वीडियो बना रहे हैं मान लो एक कैमरे से।
कैमरे में आपको पता है कि कैमरे का वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फंक्शन होता है वो इस तरह से रहता है कि जैसे जो कैमरा इन्होंने दिया है इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि इसका फ्रेम रेट 24 फ्रेम्स पर सेकेंड है, मतलब ये 1 सेकेंड में 24 पिक्चर्स खींचता है और उसके बाद जल्दी 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 उसको चला के आपको दिखा देता है। दिस इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो मैं अपने हाथ को इधर से इधर लेके आ रहा हूँ तो ये मोशन तो कंटिन्यूस है, लेकिन वीडियो कैमरा क्या करेगा कि यहां से यहां तक हैंड के मोशन के लेट अस से 1 सेकेंड लगता है, तो 1 सेकेंड में 24 पिक्चर्स खींचेगा, इधर फिर हल्का सा इधर, फिर हल्का सा इधर, फिर हल्का सा इधर, और अगर उसको वो तेजी से चला देते हैं तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए नहीं लगता, आपको हैंड पूरा कंटिन्यूस मूव करता हुआ लगेगा। जितनी भी वीडियोग्राफी होती है, वीडियोस बनाते हैं, उनके पीछे ये कंसेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे भी अगर मान लो व्हील घूम रहा है और हमारे पास एक कैमरा है जो 1 सेकेंड में 24 फोटोज खींचता है, उस कैमरे के थ्रू अगर मान लो मैं इस व्हील को देखता हूं तो इनका क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एंगुलर स्पीड शुड द व्हील बी रोटेटेड सो दैट ये व्हील इस वीडियो के अंदर आपको स्टेशनरी दिखाई दे। लाइक व्हाट द हेल, वीडियो के अंदर मतलब स्टेशनरी क्यों दिखाई देगा? बिकॉज अगर व्हील रोटेट कर रहा है तो वो रोटेटिंग दिखना चाहिए, लेकिन इसमें एक हल्की सी बात है, ये स्टेशनरी दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट कई बार अगर आपने मूवीज देखी हो या इवन डायरेक्टली भी अगर आप अपनी सिंपल आंखों से भी अगर फैन को देखते हो, गाड़ियों को चलते हुए देखते हो, तो कई बार आपको गाड़ी के पहिए कुछ अजीब तरीके से कई बार थोड़े उल्टे रोटेट करते हुए भी दिखाई देते हैं। वो सब जो चीजें हैं उसके पीछे जो थ्योरी है वो हम इसमें यूज करेंगे, एंड द थ्योरी इज वेरी सिंपल। जैसे वैसे तो अगर आप देखो तो ये सारे के सारे जो 8 मैंने स्पोक्स दिए हैं, ये 8 स्पोक्स वैसे तो आइडेंटिकल है, लेकिन फिर भी अगर मान लो मैं इनको नंबर कर देता हूं, लेट अस से 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर कर देता हूं मान लो, तो आप ये देखो कि मान लो सपोज कैमरे ने अभी t इक्वल टू 0 के ऊपर एक फोटो खींची है और उसमें जो स्पोक्स है उनकी पोजीशन ये है 1 2 3 4, और अगली फोटो मान लो ये खींचने वाला है कितने टाइम बाद? अगली फोटो ये 1/24 सेकेंड बाद खींचने वाला है। अब अगर मान लो 1/24 सेकेंड में ये व्हील एग्जैक्टली 45 डिग्रीज रोटेट कर जाता है, ये एंगल सारे के सारे 45 डिग्रीज है, तो अगर मान लो ये व्हील एग्जैक्टली 45 डिग्रीज रोटेट कर जाता है सपोज, तो अब आप देखो कि जो स्पोक 1 है वो इस वाली पोजीशन में आ जाएगा, स्पोक 2 3 की जगह आ जाएगा, 3 4 की जगह आ जाएगा, ये सारे के सारे स्पोक्स 45 डिग्रीज रोटेट करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो कि भाई स्पोक्स तो आइडेंटिकल है ना, 1 2 3 4 लिखा थोड़ी है उनके ऊपर, वो तो हमने मार्किंग करी है। तो अगर t इक्वल टू 0 वाली पिक्चर ये वाली है, तो अगले फ्रेम में जब अगली बार फोटो खींचोगे तो आपको ये वाली पिक्चर दिखेगी, फिर उसके बाद अगली बार जब कैमरा क्लिक करेगा तो ये 1 इधर आ चुका होगा, 2 इधर आ चुका होगा, एंड सो ऑन। तो यू विल सी कि सिंस स्पोक्स आर ऑल आइडेंटिकल, सारी की सारी इमेज के अंदर आपको, सारी की सारी इमेजेस के अंदर आपको एग्जैक्टली सेम पिक्चर दिखाई देगी, और स्पोक्स हैव एक्चुअली रोटेटेड, लेकिन 1 2 3 4 अगर आइडेंटिकल है तो आपको हर पिक्चर के अंदर सेम सिचुएशन दिखाई देगी। तो आपको क्या देखने में लगेगा? आपको देखने में लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से स्टेशनरी है। तो ये बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप का बन जाएगा। और अगर प्रिसाइजली आप व्हील को ऐसे रोटेट करो कि 1/24 सेकेंड के अंदर व्हील एग्जैक्टली 45 डिग्रीज रोटेट करता है, तो आपका काम हो जाएगा। थीटा कितना लेना है अपने को? 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज बोले तो π/4, एंड ये काम कर दोगे तो आपका हो जाएगा सिचुएशन पूरा। और ओमेगा अगर आप देख लो तो ओमेगा हो जाता है θ/t, θ/t बोले तो π/4 डिवाइडेड बाय 1/24 विच इज लाइक 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड। और देख लो 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड मतलब 6 इंटू 3.14, कोई बहुत ज्यादा हाई एंगुलर स्पीड नहीं है। आराम से घर के अंदर जो मिक्सी विक्सी चलती है, फैन चलता है, उसके अंदर आराम से ये वेलोसिटी अटेन हो सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो ये बात है, इतनी एंगुलर स्पीड अगर आप अटेन कर लोगे तो ये व्हील आपको एग्जैक्टली स्टेशनरी दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप इसका मल्टीपल टाइम्स भी कर लेते हो, अगर मान लो इसकी डबल या इसकी ट्रिपल या इसकी 4 टाइम्स भी कर लेते हो, तो भी आपको व्हील स्टेशनरी दिखाई देगा। बिकॉज अगर आप इसकी मान लो डबल एंगुलर स्पीड लगाते हो तो आपको ये व्हील 90 डिग्री का रोटेशन लेते हुए दिखेगा, मतलब दिखेगा कुछ भी नहीं, लेकिन एक्चुअली व्हील 90 डिग्री का रोटेशन लेगा। तो 1 3 की जगह आ जाएगा, 3 5 की जगह आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट आपको पूरा का पूरा सेम ही दिखाई देगा। तो आई शुड आइडियली से कि अगर ओमेगा की वैल्यू कोई भी इंटीजर टाइम्स 6 पाई रेडियंस पर सेकेंड होती है तो एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये व्हील आपको स्टेशनरी दिखाई देगा। ये चीज है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। और अभी देखना, इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा और अपग्रेड करने वाले हैं। ये तो हमने स्टेशनरी करके दिखा दिया,
अभी स्टेशनरी के लिए आपका आंसर आ रहा है 6 पाई। थोड़ा सा भी मैं आपको एक इस प्रॉब्लम के 2 वेरिएशंस अभी मैं और दिखाऊंगा विच आर गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। देखो जैसे अभी नेक्स्ट वाला जो वेरिएशन किया है इसमें मैंने क्या किया है, सी मैंने इसमें किया है कि अगर मान लो सपोज एंगुलर स्पीड पहिए की 6 पाई नहीं होती है, एंगुलर स्पीड इस पहिए की मान लो 5 पाई होती है। 6 पाई में तो ये स्टेशनरी दिख रहा था, बाकी सब कुछ सेम है, फ्रेम रेट वगैरह सेम है, लेकिन अगर मैं इसको 5 पाई की एंगुलर स्पीड से घुमाता हूं अब क्या होगा। देखो पहले तो एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि 1/24 सेकेंड के अंदर ये व्हील कितना रोटेट कर जाएगा, बिकॉज एक पिक्चर अभी ली और अगली पिक्चर हम 1/24 सेकेंड पे लेने वाले हैं। तो 1/24 सेकेंड के अंदर अगर आप थीटा देखो तो ये हो जाएगा ओमेगा टी विच इज 5 पाई इंटू 1/24, तो ये आपका व्हील रोटेट कर जाएगा इतना। और थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि अगर ओमेगा मैंने 6 पाई से थोड़ी सी कम रखी है, 6 पाई से थोड़ी सी कम करी है 5 पाई, अगर 6 पाई थी तो 45 डिग्रीज का रोटेशन हो रहा था। अब अगर 5 पाई कर दिया तो 45 डिग्री से थोड़ा सा कम रोटेशन होगा। तो एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर 45 डिग्री से थोड़ा कम होगा तो आप इसको ऐसे देखो कि अगर व्हील्स के स्पोक्स थे ऐसे 1 2 3 4 करके, तो 45 डिग्री से कम अगर रोटेशन होता है तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी कि स्पोक 1 आपको इस पोजीशन में दिखेगा, स्पोक 2 की जो नई पोजीशन है वो आपको ये दिखेगी, स्पोक 3 अगर आप देखोगे तो नई पोजीशन में इस तरीके से दिखाई देगा। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश वगैरह जो है ये हमारे स्पोक्स की नई पोजीशन है। ओमेगा थोड़ी सी कम हो गई है तो ये स्पोक्स आपके जितना 45 डिग्री आने चाहिए थे उससे थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे इन पोजीशंस पे। और अब देखना, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सी अब क्या होगा, देखो अब जो ऑब्जर्वर है या जो कैमरा फोटो खींचेगा वो सबसे पहले तो ये वाली फोटो खींचेगा जहां पे 1 2 3 4 वाला सिचुएशन है। अगली फोटो जब खींचेगी तो ये 1 डैश 2 डैश वाली सिचुएशन खींचेगी, वाली फोटो आएगी। अब ये इस तरह, और इसके बाद वाली सिचुएशन अगर देखो तो मैं एक बार अलग कलर से बना देता हूं इसको। अगर इसके अगली सिचुएशन देखोगे तो 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश ये सिचुएशन दिखाई देगी आपको। इनफैक्ट 1 2 3 आगे दिखाई देंगे, यहां पे नहीं दिखाई देंगे। लेट मी जस्ट करेक्ट इट। आपको ये दिखेगा 1 डबल डैश, ये दिखेगा 2 डबल डैश एंड सो ऑन। नाउ लुक वेरी केयरफुली कि हम तो 1 2 3 मार्क कर रहे हैं, लेकिन व्हील्स के स्पोक्स के ऊपर तो 1 2 3 लिखा नहीं है। तो जो कैमरा रिकॉर्ड करेगा वो ये रिकॉर्ड करेगा कि t इक्वल टू 0 के ऊपर यहां पे एक स्पोक था, 1/24 सेकेंड बाद यहां पे आ गया स्पोक, फिर 1/24 सेकेंड बाद यहां पे स्पोक आ गया। तो देयरफॉर अब इस रील को जब आप चलाओगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि स्पोक पहले इधर था, थोड़ी देर बाद इधर आया, थोड़ी देर बाद इधर आया। इन अदर वर्ड्स व्हील एक्चुअली रोटेट कर रहा है ऐसे, लेकिन ह्यूमन ब्रेन चीजों को इस तरीके से देखता है कि अगर आपको एक इमेज इधर दिख रही है, यहाँ पे ये अभी दिख रही है, जरा से टाइम बाद आपको ये पेंसिल इधर दिखती है, फिर इधर दिखती है, तो आपको तो ये लगेगा कि ये पेंसिल इस तरीके से जा रही है। तो यहां पे भी आप देखो जो ऑब्जर्वर है उसको व्हील एक्चुअल क्लॉकवाइज जाते हुए नहीं दिखाई देगा, उस बंदे को ये व्हील धीरे 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ दिखेगा। और ये एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली अगर आप सोचो, आप सबने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी होगी, फैन चला के अगर आप लेटे हो, मान लो सपोज ऊपर फैन की तरफ देख रहे हो, तो कई बार आपको देखेगा कि कुछ जगहों पे आपको फैन कुछ अजीब तरीके से धीमे से रोटेट करता हुआ दिखेगा, कभी कभी उल्टा जाता हुआ भी दिखेगा। तो जो उल्टा जाता हुआ दिखता है वो एग्जैक्टली आपकी ये सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप ओमेगा को 6 पाई से थोड़ा सा कम कर दोगे तो ये फैन आपको ऐसे उल्टा जाता हुआ दिखाई देगा। और अब अगर आपको मान लो इवन ये भी निकालना है कि ये उल्टे रोटेशन की एपरेंट एंगुलर स्पीड कितनी होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितने एंगुलर स्पीड से फैन आपको जाता हुआ लगेगा, तो ये हम सब निकाल सकते हैं। सी आप ये देखो कि t इक्वल टू 0 पे जो ब्लू वाले स्पोक्स हैं ये दिख रहे थे आपको, और t इक्वल टू 1/24 सेकेंड के ऊपर आपको ये रेड वाले स्पोक्स दिखाई देंगे। तो आपके आईज को ये लगेगा, ह्यूमन ब्रेन को ये लगेगा कि 1/24 सेकेंड में ब्लू से रेड वाली पोजीशन के ऊपर फैन आ गया। अब ब्लू का मतलब है 45 डिग्रीज और रेड का मतलब है ये वाला एंगल जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये रेड वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो देयरफॉर ये जो पीछे डिस्प्लेसमेंट आपको लगेगा, ये जो शेड कर रहा हूं मैं एंगल, ये वाला जो एंगल आपको लगेगा, ये आपको लगेगा 45 डिग्रीज -5 पाई बाय
24। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका π/24 रेडियंस। अपने को ये लगेगा कि 1/24 सेकेंड के अंदर ये व्हील π/24 रेडियंस रोटेट कर गया है उल्टे डायरेक्शन में। और तो आपको जो एपरेंट एंगुलर स्पीड दिखेगी उल्टे डायरेक्शन में, ये आपको दिखेगी π/24 डिवाइडेड बाय 1/24 और एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, तो इसका मतलब है ये आपको दिखाई देगी पाई रेडियंस पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको एपरेंट एंगुलर स्पीड दिखाई देगी उल्टे डायरेक्शन में, ये बात है। तो ये देख लो, अभी तक हम सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, हमने कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तो बात ही नहीं करी है कि वेरिएबल ओमेगा होगी, वेरिएबल अल्फा होगी, इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, नथिंग लाइक दैट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सबसे सिंपल पार्ट होता है, लेकिन उसमें भी कॉमन सेंस मिला के, फिजिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया मिला के वी कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। चलो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की थ्योरी में अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स तो हमने 2-4 बड़े अच्छे एग्जांपल्स लिए हैं, बट अब सोच के देखो अभी तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बड़ी सिंपल सी थ्योरी आई है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें और आगे लेके चलता हूं। देखो, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि अपना एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और मान लेते हैं कि एक इंस्टेंट पे इसकी स्पीड भी है और एंगल इसने कवर किया है मान लो थीटा। अब ये अपने को पता ही है कि ओमेगा जो है ये हो जाता है डी थीटा बाई डी टी, ये सब तो अपने को पता ही है। एक छोटा सा रिजल्ट होता है सर्कुलर मोशन में जो इन जनरल वैलिड होता है, मतलब मैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं निकालूंगा, लेकिन जो रिजल्ट मैं एक जरा सा निकालने वाला हूँ ये पूरे सर्कुलर मोशन में इन जनरल चलेगा। बहुत छोटा सा रिजल्ट है। देखो, मान लो सपोज dt टाइम में अपना पार्टिकल थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, मान लो d थीटा एंगल से मान लो अपना पार्टिकल रोटेट कर जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर ये d थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो dl। अच्छा, अभी आगे देखो, एंगुलर स्पीड पार्टिकल की हमें ऑलरेडी पता है डी थीटा बाई डी टी। और याद करो, सबसे पहले हमने जब सर्कुलर मोशन वगैरह नहीं देखा था, सिंपल मोशन ही देखा था, तो हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो अगर dt टाइम में ये dl डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इसकी स्पीड होगी ये हो जाएगी dl अपॉन dt, वेयर dl इज द स्मॉल डिस्टेंस जो इसने सर्कल के आर्क के अलोंग कवर किया है। और हमें यह भी पता है कि सर्कल की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि dl हो जाती है r d थीटा, सर्कल की आर्क लेंथ इज इक्वल टू r d थीटा। तो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो तो यू कैन इजीली सी कि अब ये डी थीटा बाई डी टी यहां पे जो आ रहा है, ये डी थीटा बाई डी टी और कुछ नहीं है, ये है ओमेगा। तो v को हम लिख सकते हैं r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं v इक्वल टू r ओमेगा। देखो, ये तो सोच के देखो तो ये थोड़ी कॉमन सेंस टाइप की चीज है कि अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा तेजी से भी घूमेगी, मतलब उतना ज्यादा तेजी से एंगल भी चेंज होगा। मान लो आप साइकिल है, साइकिल से अगर किसी पार्क के चक्कर लगा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिल से आप पार्क के चक्कर लगा रहे हो, तो यू कैन सी कि साइकिल की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से आपका एंगल भी कवर होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि स्पीड ज्यादा होगी तो एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगी, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखो तो मैथमेटिकल रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा। ये छोटा सा रिजल्ट है, ये छोटा सा रिजल्ट आपको याद रखना है। और ये रिजल्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो वहां पे भी चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कैसा भी जनरल सर्कुलर मोशन हो, ये रिजल्ट आपका हर जगह चलेगा। बिकॉज लुक केयरफुली कि यहां पे हमने कुछ ऐसा नहीं था कि कोई इंटीग्रल किया था जिसमें से ओमेगा को बाहर लेके आ रहे थे, मतलब हमने ओमेगा को कांस्टेंट कहीं अज्यूम नहीं किया है। तो ये छोटा सा रिजल्ट एक तो ध्यान रखना दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा। कई बार ये जो v होता है इसका ये लोग बड़ा फैंसी सा नाम रख देते हैं, वैसे तो देखो v और कुछ नहीं, ये v सिंपली पार्टिकल की स्पीड है। लेकिन अब ये स्पीड अगर आप देखो तो ये किस डायरेक्शन में है? क्या ये रेडियस के डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं। क्या ये टेंजेंट के डायरेक्शन में है? हाँ जी, बिल्कुल टेंजेंट के डायरेक्शन में है। तो जो लोग फिजिक्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना पसंद करते हैं, बच्चों को डराना पसंद करते हैं, वो लोग इसको टेंजेंशियल स्पीड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल स्पीड। लेकिन टेंजेंशियल वेंजेंशियल छोड़ो, जाने दो, सिंपली स्पीकिंग ये पार्टिकल की स्पीड है। अब स्पीड तो ऑब्वियसली टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी ना, ये तो हमने पहले भी देखा था कि कोई भी पार्टिकल किसी भी कर्व में जाए, पार्टिकल की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो देयरफॉर टेंजेंशियल बोलो या ना बोलो फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली v इक्वल टू r ओमेगा। छोटा सा रिजल्ट हमने एक प्रूव कर दिया है। ठीक है, एक बात तो ये प्रूव हो गई, स्पीड की बात तो हो गई। और आगे देखो,
अब इसके बाद एक्सेलरेशन की भी बात करना बनता है। अगर कोई पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है तो ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन भाई डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है, आप सोच के देखो, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी का कुछ तो मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होता है। किसी भी वेक्टर को चेंज करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, और ऑब्वियसली आप दोनों भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे आप देखो कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन डायरेक्शन तो भाई कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन चेंज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप डायरेक्शन चेंज करके भी उतनी ही अच्छे से वेक्टर को चेंज कर सकते हो जितना आप मैग्नीट्यूड चेंज से कर सकते हो। कई बार लोगों को लगता है कि यार मैग्नीट्यूड मेन चीज है, डायरेक्शन तो मोह माया है, हम तो एडजस्ट कर ही देते हैं इसको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। किसी भी वेक्टर को चेंज करने का जितना हक डायरेक्शन को है, मैग्नीट्यूड को है, उतना ही हक डायरेक्शन को भी। और यहां पे अभी देखना कि इस पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। और 9th स्टैंडर्ड में कई बार अपने दिमाग में ये चीज इतनी सेट हो जाती है कि एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन। जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन कुछ नहीं हो रहा होता है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है और उसकी वजह से भी आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो यहां पे हम ये निकालने वाले हैं। देखो यहां तक तो हमने प्रूव कर दिया है, देख भी लिया है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। लेकिन भाई क्या होगा, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, वो सब अब जरा मैथमेटिकली देखते हैं। देखो हमारा तरीका बड़ा सिंपल सा है। हमें पता है कि भाई एक्सेलरेशन कितना होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है फिजिक्स में? देखो कोई भी चीज निकालनी है अगर, तो सबसे बढ़िया रहता है कि आप बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाओ, उसकी डेफिनेशन से निकाल लो, तो वो चीज कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी। अब यार वी वेक्टर कितना है ये देखते हैं हम। ये तो बार बार बोल रहे हैं कि भाई इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जरा एक बार लिख लेते हैं। सी, मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर अपना पार्टिकल यहाँ पे, तो अभी आप देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जिसमें अभी मैं ग्रीन डॉट लगा रहा हूं ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो थोड़ा सा और घुमा फिरा के आप देख लो तो यू विल सी कि ये जो एंगल है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी को आप रिजॉल्व कर लो तो यू विल सी कि वेलोसिटी का ये जो अपर कंपोनेंट है y कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका v cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये हो जाएगा आपका v sin थीटा। मतलब अगर आप वेलोसिटी को i कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते हो तो यू कैन सी कि v sin थीटा इसका माइनस i कैप कंपोनेंट हो जाएगा, और v cos थीटा इसका j कैप कंपोनेंट हो जाएगा। ये तो आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हम निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन। तो अब जरा इसको कर दो डिफरेंशिएट, यू विल सी कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। ये बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज इसका मतलब है कि ये स्पीड जो है v और v दोनों जो है ये कांस्टेंट है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि खाली ये थीटा चेंज हो रहा है। तो अब देखो ये हो जाएगा माइनस v इंटू डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, और अगला हो जाएगा आपका v इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। ऐसे लिख सकते हो। और बस अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। आपको पता ही है कि साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा वैसे तो कॉस थीटा, लेकिन डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हो और ऊपर वेरिएबल थीटा है, तो वो छोटा सा इतू सा चेन रूल जरूर लगेगा यहाँ पे, तो वो सब लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। डायरेक्शन बिल्कुल नहीं भूलना है, ये आई कैप है। और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, और ये हो जाएगा आपका जे कैप। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। बस अब इसको जो जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा पुट कर दो। तो देख लो कि हमने ज्यादा कुछ इधर उधर सोचा नहीं है, बिल्कुल बेसिक कोर डेफिनेशन से गए। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में टर्म्स में लिखा है, और ये हमने साफ साफ ऑब्जर्व किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, तो ये सीधे सीधे डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया था। थीटा चेंज होने की वजह से सारा का सारा खेल हो रहा है, वहीं से आपका एक्सेलरेशन आ रहा है। सो लेट मी नाउ फिनिश इट कंप्लीटली
तो एक काम करते हैं, माइनस वी और ओमेगा तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा रख दिया है और अंदर बचता है आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है एक्सेलरेशन। अब देखो चीजें कभी भी अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो कई बार बड़ी अजीब सी निकलती है, देख के समझ में नहीं आता कि यार ठीक है रिजल्ट तो निकल आया लेकिन अब क्या करें, आ गया क्या, मतलब अब इसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या फायदा होगा अपने को, वो अभी अपन करने वाले हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी डेरिवेशन का। लेकिन जो भी है हमने एटलीस्ट ये तो प्रूव कर दिया कि भाई एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और जो आना था वो एक्सेलरेशन तो अपने पास अजीब सा आ गया है। अब किस तरीके से इसको देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, वो देखते हैं। सी पहले मैं ऊपर का जरा रफ वर्क हटा देता हूं। सी अब देखो, कभी भी चीजें अगर थोड़ी सी समझनी है तो एक तरीका ये होता है कि जो वेक्टर आपके पास आया उसका मैग्नीट्यूड अलग देख लो, डायरेक्शन अलग देख लो, तो थोड़ा सा ना वेक्टर के बारे में जानकारी एक्स्ट्रा मिल जाती है। अब सी अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखते हो तो आप देखो ये वी ओमेगा तो बाहर है, और ये जो चीज है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये 1 हो जाएगा। ये करोगे अगर तो ये हो जाएगा वी ओमेगा। तो एक्सेलरेशन जो भी है इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल है। सी जैसे ही आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हो वैसे ही देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड आप अलग से देखते हो तो आता है वी ओमेगा। ये सिंपल सा मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन को भी थोड़ा सा अलग करके देख लेते हैं। अभी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, डायरेक्शन का मतलब है कि आप खाली उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर एक तरीके से देख लो, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए कर दोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। यू विल सी कि ये हो जाएगा माइनस वी ओमेगा इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय वी ओमेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट में जो चीज है वो आप लिख लो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये ऐसे आप लिख लो, ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्शन। और अब ध्यान से देखो कि ये डायरेक्शन तो और कुछ नहीं है, डायरेक्शन तो आपका ये वाला डायरेक्शन, मैं आपको फिगर में दिखाता हूं, ये वाला जो डायरेक्शन होता है इसका उल्टा है। ये जो मैं अभी फिगर के अंदर बड़ा सा आपको ग्रीन एरो दिखा रहा हूं, ये ग्रीन एरो एक तरीके से आर कैप डायरेक्शन है, ठीक है। इनकेस आई एम कंफ्यूजिंग यू, मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेके चलता हूं। सी अगर ये वाले वेक्टर को आप इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बोलते हो, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर को आप रिजॉल्व करो, आर वेक्टर को अगर आप रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। तो आप ध्यान से देखो कि आर वेक्टर अपॉन आर कर देते हो तो ये ही होता है आपका कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। सी जो ओरिजिनल रिजल्ट आ रहा था अपना वो थोड़ा अजीब सा ही था, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा इंटरप्रेट करके देखोगे तो लास्ट में चीज, अभी मैं आप जैसा आपको दिखा रहा हूं, लास्ट में बहुत सिंपल सी चीज आ जाएगी। ये जो चीज होती है ये चीज और कुछ नहीं है, ये आर कैप डायरेक्शन है, आर कैप वेक्टर है, मतलब दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। तो यहां पे अब आप देखो ये जो रिजल्ट आ रहा है ये रिजल्ट और कुछ नहीं है, जो डायरेक्शन इसका होगा ये माइनस आर कैप हो जाएगा अपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो फाइनली सब कुछ मिला जुला के आप देखो तो ये है कि फिगर में अब आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं और थोड़ा सा यहाँ पे से ये रफ वर्क भी हटा देता हूँ, पूरा ही हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। हमारे पास फाइनली रिजल्ट ये आया है कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था तो इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था, ये ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूं ये डायरेक्शन था। नोट वेरी केयरफुली कि ये डायरेक्शन ही माइनस आर कैप है, ये वाला डायरेक्शन होता तो ये प्लस आर कैप होता, ये अपना जो डायरेक्शन है ये माइनस आर कैप है। तो इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस आर कैप होगा और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास वी ओमेगा। और बाकी हम वी ओमेगा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वी ओमेगा को आपको सिंप्लीफाई करना है तो वी की जगह आर ओमेगा डाल दो तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा कर सकते हो। तो आपके पास फाइनली रिजल्ट ये आ जाता है कि सर्कुलर मोशन अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से भी कर रहा है तो भी सरप्राइजिंगली इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, और सरप्राइजिंगली एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं होता। सी जनरली अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जिधर वेलोसिटी होगी भाई उधर ही एक्सेलरेशन हो जाएगा, या बहुत बुरे दिन आ गए अगर मान लो अपने तो उसको उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये 9th स्टैंडर्ड की चीजें हैं जिनको थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करना है। तो ध्यान रखना कि खाली ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है,
वो तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में होता था। 9th स्टैंडर्ड में अपन ने खाली वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, तो उस 9th स्टैंडर्ड की दुनिया में खाली एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होते थे। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये किसी फिजिक्स की बुक में नहीं लिखा है कि जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही एक्सेलरेशन होगा उसी लाइन के अलोंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे इनफैक्ट आप प्रोजेक्टाइल मोशन याद करो, प्रोजेक्टाइल मोशन आप याद करोगे तो यू विल सी कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन होता था इस तरीके से, तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होती थी, लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता था, तो वो एक्सेलरेशन आपका हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी चाहे ऐसे हो, एक्सेलरेशन ऐसे होगा, वेलोसिटी चाहे ऐसे हो, एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा। ये मामला है। तो देयरफॉर यू विल सी कि पहली बात तो ये चीज ध्यान रखना कि अब हम वन डायमेंशनल मोशन के बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन का मतलब खाली स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन होता है। एक्सेलरेशन कई बार वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल के ऊपर भी हो सकता है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, और इसी वजह से एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर मान लो ऐसा होता है कि किसी प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन ऐसे होता और वेलोसिटी ऐसे होती, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में अगर मान लो एक्यूट एंगल होता, तो एक्सेलरेशन का कुछ कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता ये स्पीड को बढ़ाता, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये डायरेक्शन को चेंज करता। यहां पे जो भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ना ये स्पीड अप करेगा ना ये स्पीड डाउन करेगा, ये खाली वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन इन जनरल ये ध्यान रखना कि इसका आगे चल के भी हम थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली भी देखेंगे। एक हायर वर्जन ये है कि अगर पार्टिकल किसी भी कर्व के अलोंग जा रहा है तो वेलोसिटी तो हमेशा टैंजेंट के डायरेक्शन में होती है। एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो ये 360 डिग्री किसी भी तरफ हो सकता है, या चलो ये तो नहीं बोलना चाहिए 360 डिग्री किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन अगर मान लो सपोज एक्सेलरेशन इधर है, ये अगर एक्यूट एंगल है, तो इन जनरल एक्सेलरेशन का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, लेट मी मार्क इट प्रॉपर्ली, ये वाला जो कंपोनेंट होगा रेड वाला, ये अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, और जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है वो खाली डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है, घुमाने की कोशिश करता है। ये बात है। तो यहां पे सिंस इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम मैग्नीट्यूड को तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो हाथ भी नहीं लगा रहे, तो ये रीजनेबल भी है। जो हमारा एक्सेलरेशन है वो रेडियल डायरेक्शन में आ रहा है और वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में थी ऑलरेडी, ये 90 डिग्री के ऊपर है, ये तो होना ही था। और लास्टली ये जो एक्सेलरेशन आता है ये अगर हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है, तो इसी वजह से इंजीनियर से इसका नाम रखा हुआ है, इंजीनियर से इसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई नए तरह का एक्सेलरेशन ढूंढ लिया है, ये वही पुराना एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक ही होता है, लेकिन ये हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको ये लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और इसको डिनोट करते हैं ये लोग एसी से। देखो कुछ लोग इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, बट प्रॉपर इसका जो नाम है वो सेंट्रीपेटल ही है। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता था वी ओमेगा, लेकिन अगर आप वी की जगह आर ओमेगा डाल देते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर आर भी हो जाएगा। या दूसरा एक और तरीका है कि आप ओमेगा को वी बाय आर पुट कर दोगे, तो आप देखो ओमेगा को अगर आप वी बाय आर पुट कर देते हो तो ये वी इंटू वी बाय आर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर। एक्चुअली ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इतनी कॉमनली यूज चीज है कि बेटर है कि इसके तीनों फॉर्म्स आप याद कर लो। यू माइट फील स्टूपिड अ लिटिल बिट कि सर ये फॉर्मूला तो आ ही गया ना, फिर ये अजीब अजीब से और इसके क्यों वर्जन अपन बता रहे हैं, ये तो अपन ऑन द स्पॉट निकाल ही लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल उतना कॉमन है सर्कुलर मोशन में जितना 2 + 2 = 4 होता है। तो देयरफॉर बेस्ट ये है कि आप ये दोनों ही रिजल्ट याद रखो। इनफैक्ट यही दोनों ज्यादा यूज होते हैं, वी ओमेगा तो फिर भी कम यूज होता है। तो यू कैन इजिली सी इन दोनों रिजल्ट से ही आप देख लो कि अगर पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से घूमोगे, तो डायरेक्शन भी आपका बड़ी तेजी से चेंज होगा, और जितनी तेजी से डायरेक्शन चेंज होगा उतना ज्यादा आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आएगा। तो यहां तक हमने ये निकाल लिया है कि फिजिक्स में कोई भी चीज अपनी बेसिक डेफिनेशन से बड़ी तो होती नहीं है। हमें जितना भी लगे कि यार स्पीड कांस्टेंट है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखा, डायरेक्शन चेंज करने से बिल्कुल एक्सेलरेशन आता है। और इनफैक्ट अगर मैं छोटी मोटी आपको वैल्यूज देके दिखाता हूं तो यू विल सी कि एक्सेलरेशन कई बार काफी बड़ा भी होता है। ऐसा नहीं है सी, कई बार बच्चों को ये लगता है कि ठीक है चलो सर फॉर्मेलिटी तो कर ली आपने बहुत सारी, ये एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, लेकिन ना दम नहीं होगा इस एक्सेलरेशन में। अभी आप देखना काफी दम होता है। जैसे
अर्थ की ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है जी, रफली 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन होता है। कभी अगर मान लो सपोज कोई बंदा अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा सा स्लिप हो जाता है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कितनी तेजी से अर्थ खींचती है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट केस, लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन जी एक ठीक ठाक एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि घर के अंदर लेट अस से अपने पास मान लो सपोज एक फैन है, फैन का रेडियस अगर आप देखोगे तो लेट से रफली हाफ मीटर्स ले लेते हैं, 1 मीटर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो रफली हाफ मीटर्स अगर मान लो। और फैन के रोटेशन की स्पीड आप देखो, रोटेशंस पर मिनट आराम से 100 रोटेशंस पर मिनट तो होते ही हैं, आरपीएम अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि अगर 100 आरपीएम है, एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियंस, तो 2 पाई रेडियंस तो हो गया 1 रोटेशन, मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो अगर आप फैन की ओमेगा निकालना चाहो तो ओमेगा रफली, हम बहुत रफ कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, टू बी समथिंग लाइक 20 पाई बाय 6, सो दैट्स समथिंग लाइक 10 पाई बाय 3। ये कॉमन सी ओमेगा है। सी माय टास्क इज नॉट टू, टारगेट इज नॉट टू गिव यू एनीथिंग प्रिसाइज हियर, बट हम जस्ट खाली एक कॉमन डे टू डे चीज लेके देख रहे हैं कि अगर मान लो डे टू डे लाइफ में अपने पास एक फैन है जो रोज चलता ही है, तो उसके अंदर कितना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट होता है, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट दैट वेरी वेरी रफली। तो अभी मान लो सपोज बहुत रफ कैलकुलेशन है, आप पाई और 3 को भी कैंसिल कर देते हो, मान लो विच इज काइंड ऑफ चीप। तो मतलब आइडिया ये है कि घर के अंदर जो अप्लायंसेस आप यूज करते हो इसमें 10 रेडियंस पर सेकंड के आसपास की ओमेगा होना बहुत कॉमन है। तो आपको उसके लिए कोई बहुत स्पेशल चीज बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर जो मिक्सी चलती है, फैन चलते हैं, इसमें 10 रेडियंस पर सेकंड की ओमेगा तो बहुत आराम से अटेन हो जाती है। अब आप देखो कि अगर 10 रेडियंस पर सेकंड की ओमेगा आप आराम से अटेन कर सकते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देख लो एसी कितना होगा, एसी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा स्क्वायर आर मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय आर बोले तो 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दैट्स ह्यूज, दैट्स नॉट बिग, दैट इज ह्यूज, बिकॉज यू कैन सी कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई आउटवर्डली अजीब सी मशीन क्रिएट कर दी है जिसमें हम कोई आर्टिफिशियल सी वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आराम से घर घर में ऐसी अप्लायंसेस होती है जिसके अंदर आराम से 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर तक का एक्सेलरेशन मजे से अटेन किया जा सकता है, इससे काफी ज्यादा भी अटेन हो जाएगा। लेकिन यू कैन सी कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 5 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो देयरफॉर बात यह है कि हम खाली ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है कि खाली डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आ रहा है तो कोई थोड़ा फर्जी टाइप का एक्सेलरेशन है, इसकी बहुत कम वैल्यू होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी वैल्यू होती है इसकी। इसीलिए आपने सुना होगा कि कुछ सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं, अगर आपको मान लो सपोज एक लिक्विड के अंदर थोड़े डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको अगर आपको अलग करना है और ऐसे फिल्टर विल्टर करके आप छलनी से अलग नहीं कर सकते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो डस्ट वाले पानी को, डस्ट नहीं होता एग्जैक्टली, कोलॉइड्स वगैरह होते हैं, लेकिन उसको बड़ी तेजी से रोटेट करते हैं और ये हाई एक्सेलरेशंस की वजह से ही पानी और जो अंदर दूसरी डेंसिटी का मटेरियल होता है वो आपके सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो देयरफॉर अंडरस्टैंड दैट कि अब आगे से अपने को ध्यान रखना है कि किसी भी पार्टिकल के एक्सेलरेशन की 2 वजह हो सकती हैं। एक हो सकता है कि आप या तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, और दूसरा हो सकता है कि आप उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर दो। और अगर हम अपने 9th स्टैंडर्ड की या मोशन इन 1 डायमेंशन वगैरह की बात करते हैं, तो हमने मोशन इन 1 डायमेंशन में सिर्फ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी थी जिसमें हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करते थे। तो वहां पे सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड करोगे तो वैसे ही एक्सेलरेशन आता था, लेकिन यहां पे हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, और डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से एक तरह से जो एक्सेलरेशन आता है वो हमने देखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और उसका फॉर्मूला हमने निकाला है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर या वी ओमेगा। तो ये छोटा मोटा रिजल्ट है, हमने थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी देख लिया है कि दिस एक्सेलरेशन कैन बी रीजनेबली बिग। तो ये होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और आगे देखते हैं। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने की एक टेक्निक तो हमने देख ली है। अब जो हमने तरीका देखा था वो तो इंट्रोडक्टरी मेथड था, मैंने IJK के टर्म्स में पूरा डिफरेंशिएट करके निकाला था। लकीली एक बार अगर आप थोड़ा फंडामेंटल समझ गए हो तो नाउ आई विल शो यू अनदर मेथड व्हिच इज अ मच स्मार्टर एंड अ मच मोर डायरेक्ट मेथड, एंड आई शुड आल्सो से मच मोर लॉजिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो यहां पे हम कुछ IJK का यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक वेक्टर्स यूज करने वाले हैं, बट दिस विल बी अ मच शॉर्टर एंड अ मच स्मार्टर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट सेम फॉर्मूला। देखो मान लेते हैं कि इफ यू हैव अ लुक एट द फिगर ऑन द स्क्रीन, अपने पास जो पार्टिकल है
मान लेते हैं कि सपोज टाइम टी पे इधर था और थोड़े से टाइम dt के बाद इस पार्टिकल की नई पोजीशन हो जाती है ये वाली। तो ऑब्वियसली dt टाइम में अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल बेचारा अपना d थीटा एंगल से रोटेट करेगा थोड़ा सा और ये अपनी नई पोजीशन के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। एंड यू शुड सी कि जो इसकी वेलोसिटी इनिशियली थी उसको मैंने ग्रीन एरो से डिनोट किया है और dt टाइम बाद जो वेलोसिटी हो जाती है उसको मैंने रेड एरो से डिनोट किया है। एंड ऑल्सो नोट दैट कि ये ग्रीन एरो और रेड एरो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, बिकॉज वेक्टर्स में हमने देखा है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल उसकी लेंथ बनाते हैं। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये ग्रीन एरो और रेड एरो इन दोनों की लेंथ तो सेम होगी, लेकिन यू कैन क्लियरली सी कि डायरेक्शन हल्का सा तो चेंज हुआ है। बिकॉज अगर पार्टिकल यहां से डी थीटा एंगल से रोटेट हुआ है तो यहां पे यू कैन सी कि कोई लाइन अगर थीटा एंगल से रोटेट होती है तो उसकी जो परपेंडिकुलर होती है उसको भी आप ध्यान से देखो, अगर लाइन थीटा एंगल से रोटेट हो रही है तो उसकी परपेंडिकुलर भी थीटा एंगल से रोटेट होगी। तो अगर मान लो सपोज ये दोनों वेक्टर्स को, अब मुझे अल्टीमेटली इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करना है तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेम पॉइंट से निकले। पैरेललोग्राम लॉ जब अपन यूज करते थे तो वेक्टर्स को स्लाइड करके हम इस तरह से लाते थे कि दोनों सेम ओरिजिन से निकल रहे हैं और उसके बाद फिर हम इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे। तो दोनों वेक्टर्स की लेंथ v है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा ये d थीटा होगा। और अब फर्दर देखो, थोड़ा सा मैं ये वेक्टर वाली जो फिगर है इसको अब आपको जूम करके दिखाता हूं। और इनफैक्ट चलो जूम करने से पहले हम थोड़ा सा ये तो क्लियर कर लेते हैं कि भाई हम चाहते क्या है। हम चाहते हैं एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ लुक केयरफुली, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इन दिस फिगर यू कैन सी ये रेड वाला जो एरो है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये ग्रीन वाला जो एरो है ये इनिशियल वेलोसिटी है। और देखने में कई बार लगता है वी आर टेम्प्टेड ऑफन कि यार ये और ये तो इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में तो ये जीरो कर दो। नहीं, दो वेक्टर्स अगर इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन उनका डायरेक्शन अलग है तो भी उनका वेक्टर डिफरेंस अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जीरो नहीं होता है, वो हमें पैरेललोग्राम लॉ से निकालना होता है। तो अब जरा मैं वो छोटी सी फिगर को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। अब देखो, ध्यान से देखो, ये हमारी फिगर है, हैव अ लुक एट दिस। हमें ये पता है कि रेड वाला वेक्टर है फाइनल वेक्टर, ग्रीन वाला वेक्टर है इनिशियल वेक्टर, और हमें इन दोनों वेक्टर्स का अगर डिफरेंस निकालना है, इसको मैं उल्टा लिख दिया है, इसको मैं फाइनल लिख देता हूं क्लियरली, इसको इनिशियल। तो यू कैन इजीली सी कि हमारा पैरेललोग्राम लॉ सिंपली ये बोलता था कि अगर ये सिचुएशन है तो आप पैरेललोग्राम चाहिए तो कंप्लीट कर दो। इट विल बी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम इन दिस थिन काइंड ऑफ अ फिगर, लेकिन पैरेललोग्राम कंप्लीट करके अगर ये बड़ी वाली डायगोनल बनाते हो तो ये इन दोनों वेक्टर्स का सम होती है। और अगर इस तरीके से दूसरी डायगोनल लेते हो, कौन सी, इन दोनों की टिप्स को कनेक्ट करने वाली डायगोनल लेते हो तो ये डायगोनल इन दोनों का डिफरेंस होती है। तो ये जो छोटा सा ब्लैक एरो मैंने बनाया है, ये ब्लैक एरो और कुछ भी नहीं है, ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है ये v फाइनल माइनस v इनिशियल है, इन अदर वर्ड्स dv वेक्टर है। लुक केयरफुली, ये ब्लैक वाला जो वेक्टर है ये आपका स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है इन टाइम dt। तो देयरफॉर हमें ये ब्लैक वाले वेक्टर की वैल्यू किसी तरीके से निकालनी है। अब मैं वापस फिगर को छोटा करता हूं, ठीक है ना। लुक केयरफुली कि ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है, ये ब्लैक वाला वेक्टर ही आपका dv वेक्टर है, और इसको अगर आप dt से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और आप खुद ही देख लो कि इस डेरिवेशन का फायदा ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको इमीडिएटली दिख जाता है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि अब इस ब्लैक वाले वेक्टर को अगर आप देखो, इस फिगर में भी अगर आप देखो, इस ब्लैक वाले वेक्टर के पैरेलल लाइन बना के देखो तो यू कैन इजीली सी कि ये सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। नाउ यू माइट से कि सर ये क्या तरीका हुआ, साइंस के स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे कैसे दिखा दिया आपने कि इजीली हो जाएगा। आप लॉजिकली भी देख लो, सी ये ग्रीन और रेड के बीच का एंगल स्मॉल है। नाउ इफ डी थीटा इज टेंडिंग टू जीरो, यू कैन सी कि जैसे जैसे डी थीटा को आप बिल्कुल स्मॉल करते जाते हो, आपका जो ये वाला डायरेक्शन आएगा, ये वाला डायरेक्शन एनीवे इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर ही हो जाएगा ब्लैक वेक्टर। और टैंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, टैंजेंट के परपेंडिकुलर तो अल्टीमेटली रेडियस ही होता है। तो देयरफॉर डायरेक्शन यहां से हमें क्लियरली दिख जाता है कि सेंटर की तरफ है, तो हमें कोई यूनिट वेक्टर वगैरह लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख गया डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड भी आसानी है, बिकॉज आप देख लो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल डी थीटा है बीच का, तो ये जो ब्लैक एरो की लेंथ होगी ये आप रफली सर्कुलर आर्क की लेंथ बोल सकते हो। और सर्कुलर आर्क की जो लेंथ होती है ये हो जाती है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। अब आप खुद ही देख लो
कि रेडियस का मतलब है कि ये रेड और ग्रीन वाले का जो मैग्नीट्यूड है, रेड और ग्रीन वाले वेक्टर की जो लेंथ का मैग्नीट्यूड है, ये रेडियस की जगह आएगा, और डी थीटा तो डी थीटा ही है। तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि ब्लैक वाला जो वेक्टर है यानी कि डीवी का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाता है आपका v मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, और इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ये वही पुराना आपका v ओमेगा आपके पास वापस आ जाएगा, बट इन अ मच सिंपलर वे, मच मोर लॉजिकल वे। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दूसरे टेक्निक से भी निकाल सकते हो। मुझे दूसरी वाली टेक्निक ज्यादा पसंद है, ऑल्दो कभी भी व्हेन आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स में हमेशा पहली वाली टेक्निक बताता हूं, बिकॉज वो टेक्निक बड़ी सीधी सादी है, उसमें दिमाग नहीं लगता, सीधे सब कुछ वेक्टर्स के टर्म्स में लिखते जाओ, डिफरेंशिएट करते जाओ, आंसर आ जाता है। ये टेक्निक बेटर आपको समझ में आएगी एक बार अगर फर्स्ट टेक्निक आपने देख लिया, समझ लिया, देन यू विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मेथड। लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना, बिकॉज आगे चल के बहुत और डेरिवेशंस भी आएंगी, आगे चल के रोटेशन में भी एंगुलर मोमेंटम वगैरह से रिलेटेड डेरिवेशंस आएंगी, सर्कुलर मोशन में भी आगे चल के और डेरिवेशंस आएंगी, जिसमें ये लॉजिक जो हमने यहाँ पे डेवलप किया है, इस लॉजिक का हम आगे चल के काफी यूज करने वाले हैं। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे, चाहे ऐसे निकाले चाहे वैसे निकाले, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखी है 9th स्टैंडर्ड से ऊपर उठ के, कि वेलोसिटी का खाली मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन नहीं होते। इनफैक्ट अब हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के टर्म्स में बात ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो 9th स्टैंडर्ड में तो खाली हम ये बोलते थे स्पीड अप मतलब एक्सेलरेशन, स्पीड डाउन मतलब रिटार्डेशन। यहाँ पे अब हम आज से खाली एक वर्ड यूज करेंगे, एक्सेलरेशन। वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है स्पीडिंग अप हो रहा है, नेगेटिव होगा तो मतलब स्पीडिंग डाउन हो रहा है वन डायमेंशनल केस में, और बाकी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने से भी आपका बिल्कुल प्रॉपर एक्सेलरेशन आ सकता है, विच इज नोन एज सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। और रफली आप ये बोल सकते हो कि पार्टिकल की स्पीड अगर ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से घूम रहा होगा, तो आपका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। चलो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं उसके ऊपर। सी मान लो सपोज अपने पास यही पार्टिकल है, ये वाला, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन में आपको सब दे दिया मैंने कि इसका रेडियस 2 मीटर है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब जैसी कांस्टेंट स्पीड दी है, आप समझ जाओ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और खाली अगर एक्सेलरेशन होगा भी इसमें तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा। अब क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है, दो पार्ट हैं। जैसे सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि भाई इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो एज इट गोस फ्रॉम ए टू बी। अब ये तो आप देख लो, ये तो एक तरह से सर्कुलर मोशन का नहीं है, वेक्टर्स का क्वेश्चन है। वेक्टर्स में हमने इस तरह का क्वेश्चन किया भी था कि अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है इसका ए से बी तक जाने के दौरान, आपको इसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो यू कैन सी एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। रिमेंबर फिजिक्स में बेसिक डेफिनेशन, चाहे कोई भी चैप्टर हो, बेसिक कोर डेफिनेशंस वही सेम रहती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा इस तरीके से। नाउ यू कैन सी कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इधर इन्होंने आपको स्पीड दी है v, तो ये थी v इन जे कैप डायरेक्शन। जो फाइनल वेलोसिटी है ये हो जाएगी आपकी v, लेकिन ये हो जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी की जगह माइनस वी आई कैप लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी की जगह वी जे कैप लिख दो, टाइम टेकन से आप इसको डिवाइड कर दो। तो देयरफॉर यू विल हैव माइनस वी बाई टी आई कैप प्लस जे कैप। अगर अपने को चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। और ध्यान रखना हमेशा कि एक्सेलरेशंस के डायरेक्शन कई बार बड़े अजीब अजीब आते हैं। ये हमने मोशन इन 2 डायमेंशन जब स्टार्ट किया था, उस समय भी मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो सिंपल होता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व में मूव कर रहा है, तो जो dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा सा, उसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉमन सेंस को बिल्कुल अपील करता है, बहुत आराम से आ जाता है। लेकिन ऐसा किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन एक बिल्कुल अलग चीज होती है। तो देयरफॉर ये हमने शुरू से देखा है, चाहे वो वेक्टर्स हो चाहे वो मोशन इन 2D का बिगिनिंग हो, कि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से जो डायरेक्शन आता है वो आने दो। वो अगर आपको थोड़ा अजीब भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलने दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब इसमें आप देख लो कि एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप आ रहा है। यू कैन सी ये होता है आई कैप प्लस जे कैप, और माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप का मतलब है कि ये वाला डायरेक्शन। तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर इस प्रॉब्लम में
आपको कोई ये पूछता है कि भाई इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है कि बताओ इस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है, रिमेंबर एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एवरेज वेलोसिटी का भी यही डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बिल्कुल कॉमन सेंस को अपील कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन का तो यार अजीब सा डायरेक्शन है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। ये एकदम से कॉमन सेंस को अपील नहीं करता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखोगे तो ये बिल्कुल अपील करेगा, बिकॉज रिमेंबर एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। अब आप देखो वेलोसिटी अगर ऐसे से ऐसे हुई है, मतलब वेलोसिटी अगर इधर से इधर घूमी है और एक्सेलरेशन ऐसा है, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में बेंड करने की कोशिश करता है। तो खुद ही देख लो कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन इस वाली वेलोसिटी को अपने साइड घुमाने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा बहुत तो इसने अपने साइड घुमाया है, तभी वेलोसिटी आपकी फाइनली इस तरीके से हुई है। तो रिमेंबर एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी को अपने साइड टर्न करने की कोशिश करता है कुछ हद तक। इस आइडिया से आप एक्सेलरेशन के डायरेक्शन की फील लेके आ सकते हो और समझ सकते हो। इनफैक्ट सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को भी आप ज्यादा अच्छे से ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर पार्टिकल की मान लो यहां पे वेलोसिटी ऐसे है, अब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन अगर इस तरफ है अंदर की तरफ, तो ये सिंपली वेलोसिटी को अपने डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए अगर आप इफ यू लुक एट दिस पेन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन अगर ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे है, तो ये कंटिन्यूअसली इसको अपने डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये बात है। तो ये तो डायरेक्शन था आपका एक्सेलरेशन का एज फार एज पार्ट ए वाज कंसर्न। और बी आप देख लो, बी तो हमारी नई नई थ्योरी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अपने को चाहिए व्हेन इट इज एट ए। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि अगर यहां से जरा से dt टाइम बाद का जो ड्यूरेशन होता है, इसमें इसका जो एक्सेलरेशन होता है, उस एक्सेलरेशन को ये लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोल देते हैं। हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में आएगा सेंटर की तरफ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर बाय आर बोले तो 100 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 50। एक्सेलरेशन के यूनिट्स तो अल्टीमेटली मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही होंगी। तो ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये आ जाएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायरेक्शन ये होगा। तो हम फाइनली बोल सकते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा -50 आई कैप, और वो एवरेज एक्सेलरेशन जो निकाला था वो तो खैर बिल्कुल अलग चीज थी। तो ये आइडिया है, इस तरीके से आप छोटे मोटे सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशंस आराम से निकाल सकते हो। चलो और आगे चलते हैं सर्कुलर मोशन में। एंड एट द रिस्क ऑफ बोरिंग यू सीवियरली, मैं आपको सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की एक तीसरी डेरिवेशन अभी देने वाला हूं, और इसमें मैं थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करूंगा। रिमेंबर पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो बहुत बड़े बड़े डिटेल्स हैं वो तो जेई कोर्स के बाहर है, लेकिन थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें जो होती हैं वो जरूर आपके जेई कोर्स में, उसके ऊपर जेई एडवांस में क्वेश्चंस भी कभी ना कभी वो पूछते रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं एडवांस प्लस लेवल वाले डायरेक्शन में जाऊंगा अभी। तो इसका मतलब है कि ये जो मैं आपको थर्ड डेरिवेशन देने वाला हूँ ये थोड़ी ऑप्शनल है। अगर अभी तक चीजें बहुत ही अच्छे से चल रही है, बहुत आसान आसान लग रही है, तो उसको भी देख लो। लेकिन अगर ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सेक्शन को आप बाद में भी देख सकते हो, चलेगा। तो देखो अब ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का क्या फंडा था, ये हम पुरानी चीजें कैरी कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर बहुत पहले जब मैं आई डोंट रिमेंबर कौन से सेक्शन में, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट थोड़ी बहुत मैंने इंट्रोड्यूस किए थे, उसी डिस्कशन को भी मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं। देखो हमने ये देखा था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये वाला डायरेक्शन को आर कैप डायरेक्शन बोलते हैं, इस वाले डायरेक्शन को थीटा कैप डायरेक्शन बोलते हैं। तो अगर इस पार्टिकल की स्पीड v है तो इसकी वेलोसिटी को अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखोगे तो ये सिंपली हो जाएगी v इंटू थीटा कैप। वेरी इजी। और अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो चाहे पोलर कोऑर्डिनेट्स हो चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो, बेसिक डेफिनेशन तो वही रहती है कि एक्सेलरेशन होगा तो देखो dv/dt। अब अगर मान लो पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो बस हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में v को हम v इंटू थीटा कैप लिख देंगे। एंड स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, बस डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। और अब फर्दर आप याद करो, ये हमने जब पोलर कोऑर्डिनेट का बहुत पहले जब इंट्रोडक्शन देखा था तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप अगर आपको चाहिए तो इसकी वैल्यू आ जाती है d थीटा बाई डी टी एंड माइनस आर कैप डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आप याद करो, डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप और डेरिवेटिव ऑफ आर कैप, ये पोलर कोऑर्डिनेट का बड़ा बेसिक फंडा होता था जो हमने पहले पुराने किसी लेक्चर में कवर किया था एडवांस प्लस सेक्शन में ही। तो ये चीज मैंने आपकी उठा के वहां से डायरेक्टली यूज कर लिया। चाहिए तो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं।
सिमिलरली अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ आर कैप चाहिए तो आर कैप का भी डेरिवेटिव अगर आप देखोगे तो उसमें भी डी थीटा बाई डी टी तो आता ही है, लेकिन यहाँ पे माइनस आर कैप होने की बजाय ये सिंपली थीटा कैप हो जाता है। तो ये दो छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो कभी ना कभी अपन यूज करते रहेंगे, और ये रिजल्ट्स अगर आपको अच्छे से पता है तो आप देख लो बहुत सिंपल हो जाती है लाइफ। सी सर्कुलर मोशन में वैसे भी सर्कुलर मोशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स नेचुरली आते हैं। जैसे मान लो सपोज लेट अस से मछली है, मछली को नेचुरली पानी में ही मजा आएगा, दैट इज द नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में का भी जो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो पोलर ही है। तो पोलर लगाने से सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन जनरली काफी आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो कि बस थीटा कैप का डेरिवेटिव आप सिंपली लिख दो माइनस आर कैप इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी क्या है, डी थीटा बाई डी टी तो अपना एंगुलर स्पीड है, तो रफ वर्क हटाओ और डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा लिख दो, तो ये हो जाएगा वी ओमेगा और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आर कैप। इजी, फिनिश्ड। बिल्कुल स्मूथ, नीट एंड क्लीन तरीके से आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। इसीलिए आई वुड सीरियसली रिकमेंड कि अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़े तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप सर्कुलर मोशन में साथ लेके चलो, बिकॉज पोलर कोऑर्डिनेट इज समथिंग लाइक सर्कुलर मोशन में ब्रह्मास्त्र की तरह है। जहां कुछ नहीं चलता वहां पोलर कोऑर्डिनेट चल जाता है, और बहुत जगहों पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लगा के आप घूमते रहोगे लंबे लंबे तरीकों में, विजुअलाइज करने की भी कोशिश करोगे तो चीजें कई बार मुश्किल हो जाती है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स बड़े आराम से सिस्टमैटिकली बहुत सारे रिजल्ट्स वजह से निकाल देते हैं। तो देयरफॉर ये हमारे पास जो रिजल्ट हमें निकालना था, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। तो देयरफॉर वी कैन सी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बड़ी फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने 3 अलग अलग तरीके से आपको इसकी डेरिवेशन बता दी है। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन के बाद और क्या चीज आती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद। देखो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद अब हम और बड़े हो गए हैं, तो हम और हायर लेवल की चीज पे जाएंगे। वी विल नाउ टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो क्या था कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता जा रहा था। अब की बार मान लो ये सिचुएशन है कि अभी अभी आप गर्मी से मान लो रूम के अंदर आए और आपने फैन को ऑन किया है। एक बार फैन को ऑन करते हो तो उसकी स्पीड 0 से बढ़नी शुरू होती है और बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 थोड़ी देर बाद विद इन अ मिनट और टू वो एक फाइनल स्पीड अटेन कर लेता है। तो जब एक फाइनल स्पीड अटेन कर लेगा तब तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन जब ये 0 से बढ़नी शुरू होती है स्पीड, तो उस टाइम के लिए अगर आप देखोगे तो ये कुछ टाइम तक सर्कुलर मोशन इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जिसके सर्कुलर मोशन करने की स्पीड या एंगुलर स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, तो इस तरह के सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि ये पार्टिकल लेटस से कि dt टाइम में d थीटा एंगल से रोटेट हुआ है, तो शुरू में अगर इसकी स्पीड v थी तो dt टाइम में इसके स्पीड का मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और थोड़े से चेंज को तो हम dv से डिनोट करते हैं। तो हम इस तरीके से बोलेंगे कि पिछली बार जब तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था तो ये ग्रीन और रेड एरो की लेंथ एटलीस्ट बराबर थी, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा था। यहां पे आप देख लो कि ये ग्रीन एरो और ये रेड एरो की लेंथ भी अलग अलग है और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है इनके बीच में। ये जरा सा जो एंगल होगा ये एंगल डी थीटा तो होगा ही। और अब की बार अगर आप देखोगे तो इन दोनों वेक्टर्स का, रेड वाले वेक्टर का और ग्रीन वाले वेक्टर का जो डिफरेंस आएगा, हमेशा हमें पता है कि दो वेक्टर्स की टिप को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर होता है वो उनका डिफरेंस होता है। तो ये ब्लैक वेक्टर अगर आप देखोगे तो अब की बार ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। पिछली बार तो ब्लैक वेक्टर ऐसे आ गया था बिकॉज दोनों का लेंथ इक्वल था, लेकिन अब की बार ये कुछ अलग ही तरीके से आएगा। और फर्दर हमें पता है कि अगर रेड वाला वेक्टर आपका v फाइनल है, ग्रीन वाला वेक्टर v इनिशियल है, तो ये ब्लैक वाला वेक्टर आ जाता है चेंज इन वेलोसिटी। तो अब मान लो सपोज अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, इसका जो भी एक्सेलरेशन है ये अगर निकालना है, तो रिमेंबर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इन अदर वर्ड्स पहली बात तो ये क्लियर है कि जो भी एक्सेलरेशन है वो अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन आपका कुछ अजीबी से डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, ना तो ये परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, अजीबी से सिचुएशन है। लेकिन जो भी है, ब्लैक वाला वेक्टर dv निकालो और उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलने वाला है एक्सेलरेशन। बाकी मैं इस फिगर को पिछली बार की तरह थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। अभी आप देखो, अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी अपनी। इस फिगर को कर दिया है ज़बरदस्त जूम, और अब आप देख लो कि ये जो ब्लैक वाला वेक्टर है मैं इसके दो कंपोनेंट लेता हूँ। लेट मी यूज अनदर कलर फॉर दैट। इस ब्लैक वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स ले लेता हूँ, एक ये ब्लू वाला कंपोनेंट कर देता हूँ
और एक मान लो सपोज ये थोड़ा ग्रेइश था जो भी कलर बना है ये वाला कंपोनेंट कर देता हूं you can easily see कि black vector can be resolved into the blue and the gray pieces. Now note very carefully कि ये blue वाला जो वेक्टर है ये और कुछ नहीं है, ये अपना पुराना वाला black वेक्टर है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा था। जो blue वाला वेक्टर है मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, ये blue वाला जो वेक्टर होगा इसकी जो लेंथ होगी ये वही हो जाएगी v मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। यू कैन सी कि जो ब्लू वाला वेक्टर है वो इन दोनों लाइंस के अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर है। तो अगर रेड वाला वेक्टर का लेंथ ग्रीन वाले के बराबर होता तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता वो आपका ब्लू वाला है। और फर्दर आप देखो ध्यान से कि जो ग्रे वाला वेक्टर है भाई, ये ग्रे वाला वेक्टर और कुछ नहीं है, ये डीवी है। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी के खाली मैग्नीट्यूड की बात करी जाए कि मैग्नीट्यूड में कितना चेंज है, तो आप देखो कि ये वाला वेक्टर का लेंथ अगर v है, ये भी अगर v है, तो जो एक्स्ट्रा होगा v के अंदर जो एक्स्ट्रा चेंज होगा उसी को अपन dv बोलते थे। तो देयरफॉर यू कैन सी कि जो ये ग्रे वाला जो है, ये ग्रे वाला जो पीस है इसकी लेंथ dv हो जाएगी, और ये ब्लू वाला जो है ये वही अपना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वाला टर्म है, और इसकी लेंथ अगर आप देखोगे तो ये v d थीटा हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि पिछली बार जो हमने आई कैप जे कैप से निकाली थी डेरिवेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की, वो सबसे क्रूड डेरिवेशन थी। वो स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे चल के एक बार आप थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाते हो सर्कुलर मोशन में, तो हमें ये वाली डेरिवेशन समझनी होगी, बिकॉज इससे आगे के रास्ते बड़े अच्छे से खुल जाते हैं। तो नाउ लेट मी मेक द फिगर स्मॉल अगेन एंड शो यू कि अब हमें अगर ये dv का वैल्यू चाहिए तो इस dv का एक कंपोनेंट है टेंजेंट के डायरेक्शन में और ये ब्लू वाला कंपोनेंट है माइनस आर कैप के डायरेक्शन में। तो मैं थोड़ा सा इस dv को अच्छे से लिखता हूं। पहले तो dv का ये वाला कंपोनेंट है टेंजेंट के डायरेक्शन में, और दूसरा जो कंपोनेंट है आपका ब्लू वाला जो कंपोनेंट था वो था v d थीटा, ये है आपका माइनस आर कैप डायरेक्शन में यू। रिमेंबर टेंजेंट वाला जो डायरेक्शन होता है वो आपका थीटा कैप डायरेक्शन होता है। तो एक तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे तो हम घूम फिर के पोलर कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो अब अगर मान लो सपोज आप dv बाई dt करते हो तो ये हो जाता है एक टर्म और ये हो जाता है आपका दूसरा टर्म, ये दो टर्म्स आ जाते हैं। इन अदर वर्ड्स अब की बार अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो रिमेंबर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, उसका आपकी बार मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो वही पुराना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन का एक टर्म और आता है, और ये टर्म आपका टेंजेंट के डायरेक्शन में है और ये टर्म आपका वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली हमारे पास आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा और बड़ा लॉजिकल सा रिजल्ट आ रहा है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है वो आपका सेंटर की तरफ होता है। ऑब्वियसली सेंटर की तरफ वाले एक्सेलरेशन को अगर हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते थे, तो जो टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको ये लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अब ये बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो इन सबका मीनिंग बहुत सिंपल सा है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे तो जो ये एक्सेलरेशन आता है ये एक तरीके से आपका टोटल एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का। तो देयरफॉर अब सिचुएशन ये है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद वेरिएबल स्पीड तो इसका एक्सेलरेशन बड़े ही अजीब तरीके से आता है, लेकिन उसको समझना हमारे लिए बड़ा आसान है। अगर उसको समझने के लिए आप उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो तो इन दोनों को आप आराम से कंप्लीट इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे थोड़ा सा मैं इस डिस्कशन को और आगे लेके जाता हूँ। सी मैथमेटिकली तो हमने प्रूव कर दिया है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी बहुत बातें भी मैं और बोलने वाला हूँ। सी जैसे इफ यू रिमेंबर 9th-10th में जो हम 1D मोशन देखते थे, 1D काइनेमेटिक्स, उसमें आप याद करो कि हमें वेलोसिटी का कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता था, हमें बस पता है कि मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव ले लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाता था। किस केस में? वन डायमेंशनल मोशन में, जहां डायरेक्शन चेंज नहीं होता था वहां पे ये सिचुएशन होती थी। फिर अभी हमने देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता था वो हमने देखा था कि वो आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर, उसको हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों है,
मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के इफेक्ट्स को लेके कंबाइन कर दिया गया है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये आता है और मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू या उसका डायरेक्शन वेलोसिटी की लाइन के अलॉन्ग ही होता है, यानी टैंजेंट के अलॉन्ग होता है। तो ये टैंजेंशियल और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इन दोनों को कंबाइन करके आ जाते हैं, ये बात है। तो दीज आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच यू कैन विजुअलाइज इट और यू कैन अंडरस्टैंड इट, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द टोटल एक्सेलरेशन दैट वी गेट। और इस रिजल्ट को मैं थोड़ा अच्छे से आपको फाइनली लिख के दिखा देता हूं, बिकॉज दिस रिजल्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट अपने को समझना भी है और समझने के साथ साथ ये रिजल्ट बड़े क्लियरली आपको याद भी होना चाहिए, जो मैंने अभी फाइनली निकाला है। तो अभी आप देखो, फाइनली इफ यू लुक एट दिस फिगर, अगर ये पार्टिकल मान लो एक सर्टेन इंस्टेंट पे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका जो टोटल एक्सेलरेशन होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। इस ए का डायरेक्शन बड़ा अजीब सा होता है, तो इसको हम समझने के लिए दो कंपोनेंट्स पर रिजॉल्व कर लेते हैं। जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो ब्लू वाला है उसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का जो बेसिक कॉज होता है वो डायरेक्शन चेंज है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो बेसिक कॉज है वो मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आता है। और इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे तो आपको मिल जाता है टोटल एक्सेलरेशन, और यही सब मैंने यहाँ पे लिखा है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का पुराना फॉर्मूला हमें पता ही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है ये। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ये जो v है, ये v है आपका स्पीड पार्टिकल का। लुक वेरी वेरी केयरफुली कि ये जो चीज है ये v वेक्टर नहीं है। अगर आप मान लो सपोज डी बाई डी टी ऑफ v वेक्टर बोलते हो तो ये तो आपका टोटल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहां पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड का जो चेंज होता है वो आपको देता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इनफैक्ट अगर यहां पे आप छोटा सा एक कैलकुलेशन कर लो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा रफ में करके दिखाता हूं कि हमें पता है कि स्पीड हो जाती है आर ओमेगा के बराबर, ये होती है किसी भी पार्टिकल की स्पीड सर्कुलर मोशन में। अब इसमें अगर आर को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी को तो हम बोलते थे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, लेकिन उसको बड़े आराम से आप चेंज करके आर अल्फा भी बना सकते हो, अल्फा के टर्म्स में ही लिख सकते हो ऐसे। तो जैसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही है, उसको मैं v के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, ओमेगा के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। सिमिलरली जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसको भी मैं v के टर्म्स में लिख सकता हूं, या चाहिए तो मैं अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। और इन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे तो ये आपको टोटल एक्सेलरेशन दे देंगे। या अगर आप इसका मॉड निकालना चाहते हो तो आप देख लो कि AC और AT तो हमेशा 90 डिग्रीज पे होते हैं, तो अगर आप इसका मॉड निकालना चाहते हो तो ये AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो देयरफॉर ये अभी हमने देखा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी अगर होगा तो उसमें हम एक्सेलरेशन 100% आराम से निकाल सकते हो। और अगेन आई विल से, ये थोड़ा रफ वर्क में हटा देता हूं, इस पेज को आप अच्छे से ध्यान से देख लो, नोट कर लो, अपने नोट्स में मेमोराइज कर लो। ये जो रिजल्ट्स मैंने आपको इस पेज पे दिए हैं, ये रिजल्ट सर्कुलर मोशन में बहुत 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 ज्यादा यूज होते हैं, और डिराइव तो हमने कर लिया है। अब मैं आपको थोड़े से इसके एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा, थोड़ा सा एग्जांपल्स लेने से यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो। और दूसरा, अब यहां तक मैंने देखा है कि ये रिजल्ट्स निकालते निकालते स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि इतने सारे नए नए टर्म्स आ गए, सेंट्रिपिटल भी आ गया, टेंजेंशियल भी आ गया। तो जब तक दो चार एग्जांपल्स नहीं सॉल्व कर लोगे तब तक ये चीजें दिमाग में थोड़ी सी सेट नहीं होती है। तो अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स लेके रिजल्ट्स को आपके दिमाग में सबसे पहले सेट करूंगा, फिर उसके बाद हम थ्योरी की गाड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे।